नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज पुतिन को जेम्स बॉन्ड क्यों बनना पड़ा? यूक्रेन में बत्ती गुल के बाद क्या अब परमाणु बम गिरने वाला है? बाइडेन ने सऊदी अरब से कैसे बदला लिया और तुर्की ने कहां केमिकल बम गिरा दिया? ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रूसी मीडिया ने बड़ा दावा किया है कि जेलेंस्की खुद यूक्रेन में परमाणु धमाका करवा सकते हैं। वो अपने ही एक शहर को परमाणु बम से निशाना बना सकते हैं, यह रूसी मीडिया कह रहा है, और इसके लिए उन्होंने निकोलेव शहर को चुना है। रूसी मीडिया ने दावा किया है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने निकोलेव में कई परमाणु बम रखे हैं और वो जल्द ही वहां एक बड़ा परमाणु धमाका करने की तैयारी कर रहे हैं। दावा किया गया कि जेलेंस्की ऐसा करने के बाद इसका आरोप रूस पर मढ़ देंगे ताकि अमेरिका को रूस पर हमले का बहाना मिल जाए। मतलब ये रूस को मात देने की जेलेंस्की की अब तक की सबसे खतरनाक चाल हो सकती है, क्योंकि पुतिन को सबक सिखाने के लिए वो अपने ही एक शहर की बलि चढ़ाने को भी तैयार हैं। ये रूसी मीडिया का दावा है। रूसी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन ने इसकी पूरी तैयारी भी कर ली है और वो कभी भी निकोलेव शहर में परमाणु बम का धमाका कर सकता है। यानी यूक्रेन अपने ही एक शहर को आग के बवंडर में झोंकने वाला है। वहां ऐसी तबाही मचने वाली है जिसे देखकर लोगों की रूह तक कांप जाएगी, क्योंकि परमाणु बम का धमाका पूरे शहर में मौत बांट देगा। वहां के लोग, इमारतें, पेड़ पौधे पल भर में राख के ढेर में बदल जाएंगे। एक जीता जागता शहर परमाणु धमाके से खंडहर में तब्दील हो जाएगा। हजारों लोगों का नामो निशान मिट जाएगा। और रूसी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन कभी भी ऐसा कदम उठा सकता है। दावा किया गया कि इसके लिए यूक्रेन ने निकोलेव में कई परमाणु बम रखे हैं और पुतिन को झुकाने के लिए वो अपने ही शहर पर परमाणु बम दाग सकता है। और दावा है कि ऐसा करने के बाद यूक्रेन दुनिया के सामने इस धमाके के लिए रूस का नाम लेगा। रूसी मीडिया के मुताबिक वो ये दिखाने की कोशिश करेगा कि जंग नहीं जीत पाने की बौखलाहट में पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु बम दाग दिया और उसके एक शहर को मुर्दों के शहर में बदल दिया। दावे के मुताबिक यूक्रेन की बात पर दुनिया आसानी से भरोसा भी कर लेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन एक बार नहीं बल्कि दर्जनों बार यूक्रेन को परमाणु बम के हमले से दहलाने की धमकी दे चुके हैं। सिर्फ पुतिन ही नहीं बल्कि उनके करीबियों ने भी कई बार यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटाने की चेतावनी दी है। पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव ने तो खुलेआम कह दिया था कि अब रूस को यूक्रेन के खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इस महीने की शुरुआत में ही रूस ने अपने कई जीते हुए इलाके गंवा दिए थे। बस इसी बात पर भड़के कादिरोव ने पुतिन को सलाह दी थी कि अब परमाणु बम से हमला करने का वक्त आ गया है। और रूस की मीडिया के मुताबिक यूक्रेन पुतिन और उनके साथियों की परमाणु हमले की धमकियों का ही फायदा उठाने में जुटा है। वो निकोलेव में बम तो खुद दागेगा, लेकिन उसका ठीकरा पुतिन के ऊपर फोड़ देगा, जिनकी मिसाइलें यूक्रेन की राजधानी कीव को खंडहर बनाने में जुटी हैं। करीब 10 दिन से यूक्रेन के अहम शहर पुतिन के गुस्से की आग से जल रहे हैं। ऐसा लग रहा है उन्हें रोकने वाला कोई है ही नहीं, और माना जा रहा है कि इसी वजह से यूक्रेन खुद को इतनी बड़ी चोट पहुंचाने का प्लान तैयार कर रहा है, जिसके लिए वो पुतिन को जिम्मेदार ठहरा देगा और उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा खलनायक साबित कर देगा। बस इसी के बाद जंग में अमेरिका की एंट्री हो जाएगी। माना जा रहा है कि यूक्रेन में परमाणु बम फूटते ही अमेरिका को वो बहाना मिल जाएगा जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहा है। रूस के मीडिया के मुताबिक इसी वजह से यूक्रेन अपने ही देश को परमाणु बम से दहला सकता है, क्योंकि अमेरिका युद्ध में शुरू से ही यूक्रेन का साथ तो दे रहा है, लेकिन उसने कभी भी जंग में सीधे शामिल होने की बात नहीं की। लेकिन जब से पुतिन ने परमाणु हमले का डर दिखाना शुरू किया, अमेरिका के भी सुर बदल गए और उसने भी पुतिन को चेतावनी दे दी कि अगर परमाणु हमला हुआ तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। यानी अगर यूक्रेन में परमाणु बम फूटा तो रूस सीधे सीधे अमेरिका के निशाने पर आ जाएगा। वो पुतिन को हराने के लिए खुद भी जंग में कूद जाएगा। और रूस के मीडिया के मुताबिक यूक्रेन यही तो चाहता है। утверждение США и НАТО о том, что, значит, Россия готовится к применению ядерного оружия, क्योंकि पुतिन को मात देना उसके अकेले के बूते की बात नहीं है। पश्चिमी देशों से मिल रही हथियारों की मदद भी रूस को घुटनों पर लाने में नाकाम रही। दावा किया गया कि इसी वजह से यूक्रेन ने निकोलेव शहर में परमाणु बम फोड़ने की तैयारी की है, ताकि रूस और अमेरिका में महायुद्ध छिड़ जाए और पुतिन यूक्रेन और अमेरिका की ताकत के आगे झुक जाए। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बाद यूक्रेन के करीब 1000 कस्बों और गांवों में बिजली कट गई है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि कीव के कुछ हिस्सों में बिल्कुल बिजली और पानी नहीं है। वहां इमरजेंसी जैसे हालात हैं। कीव के अलावा कई और शहरों में भी संकट है। वहां के अधिकारियों का कहना है कि मरम्मत हो रही है, लेकिन रूस ने बहुत ज्यादा नुकसान किया है, इसलिए मरम्मत में लंबा समय लग सकता है। नौबत यह आ चुकी है कि यूक्रेन की सरकार ने जनता से कह दिया कि वो बिजली का कम से कम इस्तेमाल करें ताकि सर्दियों के लिए कुछ बिजली बच जाए। खबर है कि रूस ने यूक्रेन को अंधेरे में डुबोने का प्लान बनाया है, जिसके पीछे रूस के कमांडर जनरल सर्गेई सुरविकिन का दिमाग है।
क्योंकि क्राइमिया ब्रिज अटैक के बाद रूस ने यूक्रेन के पावर प्लांट को ही निशाना बनाया, जिसकी वजह से वहां के एक बड़े हिस्से में पावर कट हो गया और यूक्रेन के करीब 1000 कस्बों और गांवों में अंधेरा फैल गया। यह खबर पहले भी आ चुकी है कि पुतिन यूक्रेन के पावर प्लांट को चुन चुन कर अपना निशाना बना रहे हैं, उन्हें तबाह करना है। इसके अलावा वो सरकारी इमारतों को भी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, जिसका सबूत है धमाके का ये वीडियो, क्योंकि कहा जा रहा है कि वीडियो में जिस बिल्डिंग पर मिसाइल गिरी और देखते ही देखते उसके चिथड़े उड़ गए, वो एक सरकारी इमारत थी। इस वीडियो में साफ साफ दिखा कि पुतिन की मिसाइलों ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार धमाका किया। लेकिन यह तो तबाही का केवल एक नमूना है। यूक्रेन पर मौत बनकर बरसी मिसाइलों ने इससे कहीं ज्यादा नुकसान किया है, क्योंकि क्राइमिया ब्रिज अटैक के बाद पुतिन को रोकना किसी के बस में नहीं है। वो कीव समेत यूक्रेन के कई बड़े और अहम शहरों का सर्वनाश करने पर उतारू हैं। और 8 अक्टूबर के बाद से लगातार मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन से यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं, जिसका नतीजा यह हुआ कि यूक्रेन में बिजली संकट पैदा हो गया। क्योंकि पुतिन ने जो मिसाइलें दागी वो सीधा यूक्रेन के बड़े बड़े पावर प्लांट पर गिरी, जिससे यूक्रेन के एक बड़े हिस्से में बत्ती गुल हो गई। क्योंकि एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि यूक्रेन के करीब 1000 कस्बों और गांवों में ब्लैकआउट हो गया, मतलब वहां बिजली नहीं आ रही। और इन शहरों में कीव और जापोरिजिया समेत नीप्रो और जतोमर जैसे शहर शामिल हैं। यानी पुतिन जो चाहते हैं वो हो रहा है, क्योंकि 1000 कस्बों और गांवों में बिजली जाना कोई मजाक नहीं है। और अगर जल्द यूक्रेन ने कुछ नहीं किया तो यूक्रेन में अंधेरा बढ़ता जाएगा और तब ना अमेरिका उसका साथ दे पाएगा और ना दूसरे पड़ोसी देश। क्योंकि पुतिन ने यूक्रेन के साथ साथ पूरे यूरोप की लाइफलाइन पर पांव रख दिए हैं। वो पहले ही यूरोप को होने वाली गैस सप्लाई में अच्छी खासी कटौती कर चुके हैं, यानी ऊर्जा संकट में यूरोप चाहकर भी यूक्रेन की मदद नहीं कर पाएगा। और आसमान से हो रहे मिसाइल अटैक के बीच थोड़ी बहुत मदद पहुंच भी गई तो वो ऊंट के मुंह में जीरे जैसी होगी, क्योंकि 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हवाई हथियारों का इस्तेमाल करने वाले पुतिन हमला तेज करते जा रहे हैं, जिसका सबूत है कीव, जहां मिसाइल अटैक से यूक्रेन की पूरी राजधानी हिल गई। 3-4 दिन तक मिसाइल अटैक करने के बाद पुतिन की ओर से ईरान में बना आत्मघाती ड्रोन भेजा गया, जिसने पहले टारगेट उड़ाया और फिर खुद भी उड़ गया। यानी रूस यूक्रेन में मनमाने तरीके से जंग लड़ रहा है। ज़ेलेंस्की चीख रहे हैं, पुतिन को अनाप शनाप बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें रोक नहीं पा रहे, क्योंकि फिलहाल ज़ेलेंस्की के पास पुतिन के इस पावर कट प्लान का तोड़ नहीं है। खबर है कि यह प्लान पुतिन के नए नवेले कमांडर जनरल सरगेई सुरोविकिन ने बनाया है, जिन्हें जाना ही जाता है कुछ अलग करने के लिए, क्योंकि कहते हैं जनरल सरगेई सुरोविकिन ने सीरिया में कुछ इसी तरह के प्लान बनाकर चौंका दिया था। और पुतिन ने जैसे ही उन्हें यूक्रेन की कमान सौंपी, कीव समेत यूक्रेन के कई बड़े शहरों पर मिसाइलें बरसने लगी, जिनमें खार्किव, नीप्रो, जापोरिजिया जैसे इलाके शामिल हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस के हमलों में यूक्रेन के 30% पावर प्लांट बंद हो चुके हैं। इसके अलावा पुतिन के कमांडर के ऑर्डर पर जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब 50 कर्मचारियों को कैद कर लिया गया है। यानी रूस वो हर काम कर रहा है जिसमें यूक्रेन अंधेरे में डूब रहा है। नौबत यह आ चुकी है कि यूक्रेन के सरकारी अधिकारियों को खुद कहना पड़ा कि वहां की पूरी आबादी एक कठिन सर्दी के लिए तैयार रहे, क्योंकि अभी ना यूक्रेन के पास बिजली है और ना रूस को जवाब देने के लिए उतने हथियार जितने ज़ेलेंस्की ने मांगे थे। जिसकी वजह से यूक्रेन की सरकार ने लोगों से बोल दिया कि वो बिजली बचाना शुरू कर दें ताकि सर्दी कट जाए, क्योंकि पावर प्लांट की मरम्मत में अच्छा खासा समय लगेगा। यही नहीं, कीव और यूक्रेन के दूसरे इलाकों में बढ़ते खतरे ने उन देशों को परेशान कर दिया जिनके नागरिक यूक्रेन में हैं। इन देशों में भारत भी शामिल है, जिसने एडवाइजरी जारी की है और यूक्रेन में रह रहे भारतीय छात्रों समेत दूसरे नागरिकों को जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी। साथ ही लोगों को यह भी सलाह दी गई कि वो यूक्रेन जाने का प्लान कैंसिल कर दें। मतलब ये कि आने वाली सर्दियां यूक्रेन पर भारी हैं। वो अलग बात है कि स्पेन ने मदद का हाथ बढ़ाया है, लेकिन लगता नहीं कि वो मदद पुतिन के हाथों हुए नुकसान की भरपाई कर पाएगी। और जैसे उनके तेवर हैं, ये भी पक्का है कि यूक्रेन में अभी और तबाही होगी, मिसाइलें बरसेंगी और अंधेरा बढ़ता जाएगा। या यूं कहें कि पुतिन ये पक्का करने के मूड में है कि यूक्रेन में अंधेरा कायम रहे। उधर युद्ध के मैदान में रूस और यूक्रेन के सैनिक आमने सामने जंग लड़ते दिखाई दिए। हालांकि ये वीडियो किस इलाके का है ये नहीं बताया गया, जिसमें दोनों देशों के जवान एक दूसरे पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आए। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें यूक्रेन के सैनिक झाड़ियों से होते हुए रूस के ठिकानों की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। टारगेट के करीब पहुंचने के बाद यूक्रेन की फौज ने दुश्मन पर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में रूस के जवानों ने भी यूक्रेन के सैनिकों पर फायरिंग की, जिसमें यूक्रेन के एक जवान को पैर में गोली लगी तो वो रेंगते हुए पीछे की तरफ आ गया।
हालांकि जैसे ही सामने से गोलीबारी रुकी, यूक्रेन की फौज ने फिर फायरिंग कर रूस के जवानों पर हमला बोल दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि इस गोलीबारी में रूस के सैनिक टिक नहीं पाए और उस इलाके से भाग खड़े हुए। इधर दाऊद इब्राहिम पर पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर बेनकाब हो गया। खुफिया सूत्रों ने दावा किया कि वो पाकिस्तान में ही है, जिससे जुड़ी रिपोर्ट की कॉपी न्यूज 18 के हाथ भी लगी, जिसमें दाऊद के कराची में होने का जिक्र है। तो यह भी है कि कराची में क्लिफ्टन के पास एक सेफ हाउस में आईएसआई अधिकारियों और दाऊद के बीच एक बैठक हुई। इस बैठक में दाऊद को आईएसआई ने भारत में अंडरवर्ल्ड का जाल फैलाने और तबाही मचाने का हुक्म दिया। खबर है कि भारत में अपना नेटवर्क ध्वस्त होने से वो बौखलाया हुआ है। इस बीच खबर है कि चीन ने ताइवान पर हमले की तैयारी तेज कर दी। कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान पर कब्जे के लिए अपनी सेना को वहां उतारने की चेतावनी दी थी। और अब खबर है कि दक्षिण चीन सागर में चीन की सेना ने बड़ी ड्रिल शुरू कर दी, जिसके जरिए चीन ने एक बार फिर ताइवान और अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। दावा किया गया कि इस ड्रिल में चीनी सेना के कई घातक जंगी जहाजों और लड़ाकू विमानों ने दुश्मन पर हमले की ट्रेनिंग की। असल में चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है और तीसरी बार राष्ट्रपति चुने जाने से पहले ही शी जिनपिंग ताइवान पर कब्जे की चेतावनी दे चुके हैं। और अब इस ड्रिल के जरिए चीन ने यह दिखा दिया कि वो किसी भी वक्त हमला करने के लिए तैयार है, जिसकी भनक लगते ही अमेरिका के भी कान खड़े हो गए। क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री तो पहले ही आशंका जता चुके थे कि चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। और अब अमेरिकी नौसेना के एक एडमिरल ने भी अपनी सेना को जंग के लिए तैयार रहने की नसीहत दे दी। और दावा किया गया कि इसके बाद ही अमेरिका ने भी चीन पर नकेल कसने के लिए अपनी महाविनाशक न्यूक्लियर सबमरीन यूएसएस वेस्ट वर्जीनिया को अरब सागर में तैनात कर दिया, जो परमाणु बम से लैस मिसाइलों को दागने में माहिर मानी जाती है। और अमेरिका ने खुद इस शक्तिशाली सबमरीन को तैनात किए जाने की जानकारी दी, जबकि आमतौर पर वो अपनी परमाणु पनडुब्बी की गश्त और लोकेशन की जानकारी साझा नहीं करते। इसी वजह से माना जा रहा है कि चीन को सख्त संदेश देने के लिए उसने इसकी तैनाती का ऐलान किया, क्योंकि यूएसएस वेस्ट वर्जीनिया सबमरीन परमाणु हमले के लिए बनाए गए अमेरिकी सेना के न्यूक्लियर ट्रायड का अहम हिस्सा है, जिसके तहत इस सबमरीन को परमाणु जंग छिड़ने पर समंदर में मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसे 1990 में अमेरिकी नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया था और इसे अमेरिकी राज्य वेस्ट वर्जीनिया का नाम दिया गया। अमेरिका की इस महाविनाशक सबमरीन में 24 परमाणु बम लोड किए जा सकते हैं, जिन्हें दागने के लिए यह सबमरीन 154 क्रूज मिसाइलें ले जा सकती है। सबमरीन 560 फीट लंबी है, जो परमाणु ऊर्जा से चलती है, जिसकी पानी के अंदर रफ्तार करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। और अपनी इस महाविनाशक सबमरीन को अरब सागर में तैनात करने से पहले अमेरिका ने प्रशांत महासागर में मौजूद अपने खतरनाक जंगी जहाज यूएसएस प्रूवेंस को भी एंटी शिप मिसाइलों से लैस करना शुरू कर दिया, जिसे जंग के दौरान दुश्मन पर घातक क्रूज मिसाइलों से हमला करने में माहिर माना जाता है। क्योंकि अमेरिका भी ये जानता है कि जंग छिड़ने पर उसे चीन को रोकने के लिए समंदर में मौजूद उसके जंगी जहाजों पर लगातार बमबारी करनी होगी, और उसका युद्धपोत यूएसएस प्रूवेंस तो गाइडेड क्रूज मिसाइलों से दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने के लिए ही जाना जाता है, जिसकी मदद से एक के बाद एक 96 घातक मिसाइलें दागी जा सकती हैं। और ये एंटी सबमरीन रॉकेट भी दाग सकता है। साथ ही इसमें नजदीकी हमले के लिए तोप और मशीन गन भी तैनात रहती है। मतलब ये कि अमेरिका भी चीन को ताइवान पर हमले के लिए आमादा देखकर उसके आसपास समंदर में मौजूद अपनी नौसेना के बेड़े को मजबूत करने में जुट गया। उधर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया। पिछले कुछ दिनों से लगातार उनकी कैबिनेट में इस्तीफे हो रहे थे, और अब उन्होंने भी गहराते सियासी संकट के बीच प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. लिज ट्रस बोरिस जॉनसन के पद छोड़ने के बाद ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी थी, लेकिन उनकी कुर्सी 1.5 महीने में ही चली गई। इस बीच खबर है कि यूक्रेन युद्ध में ईरान के ड्रोन पुतिन के लिए तुर्प का इक्का साबित हो रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि हाल ही में कीव पर हुए हमले में जबरदस्त तबाही मचाने वाला हथियार शाहिद 136 ड्रोन ही था, जो रूस को ईरान से मिला है। और रूस ने यूक्रेन के खिलाफ उसका ऐसा इस्तेमाल किया कि चंद मिनटों में उसकी राजधानी समेत दूसरे शहरों की तस्वीर बदल कर रख दी। ऐसे में यूक्रेन लगातार ये कह रहा है कि रूस को अपने आत्मघाती ड्रोन देकर ईरान ने न सिर्फ संयुक्त राष्ट्र के नियमों को तोड़ा, बल्कि जंग में दबे पांव घुसकर बड़ी तबाही मचाने में पुतिन की फौज के साथ खड़ा रहा। और अपने इस दावे को सही साबित करने के लिए यूक्रेन ने 17 अक्टूबर की सुबह का उदाहरण दिया। वो सुबह जो यूक्रेन की राजधानी कीव में अंधेरा लेकर आई। कहा जा रहा है कि उस दिन रूस के सैनिकों ने ईरान के शाहिद 136 ड्रोन से कीव के रिहायशी इलाकों में हमला बोला था, और यूक्रेन में बिजली का ट्रांसमिशन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया था। यूक्रेन का दावा तो यहां तक है कि ईरान के इस ड्रोन के इस्तेमाल से उसके 4 नागरिकों की भी मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही यूक्रेन ने रूस पर ईरान के शाहिद 136 ड्रोन से हमले का राग अलापना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसके समर्थन में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस भी आ गए।
अमेरिका ने तो ईरान को यह चेतावनी दे दी कि अगर वो रूस को इसी तरह हथियार देता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं जब उसे अमेरिका के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। यही नहीं, इन तीनों देशों ने मिलकर इस मुद्दे को एक दिन पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी उठाया था, जहां रूस और ईरान की तरफ से भी उनके प्रतिनिधि पहुंचे। उन्होंने उन पर लग रहे आरोपों पर अपनी सफाई पेश की और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी दोनों देश अपनी बात पर कायम रहे। वहां भी रूस और ईरान ने जंग में शाहिद 136 ड्रोन के इस्तेमाल के दावे को खारिज कर दिया और रूस ने तो इसे पश्चिमी देशों की शर्मनाक हरकत करार दिया। साथ ही यूक्रेन पर आरोप लगाया कि वो बिना सिर पैर के आरोप लगाकर ईरान को प्रेशर में लाने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, रूस की तरफ से तो ये तक कह दिया गया कि इस तरह की साजिश पश्चिमी देशों की तरफ से कई बार की गई, लेकिन वो कभी उनके सबूत संयुक्त राष्ट्र के सामने पेश नहीं कर पाए। रूस ने दावा किया कि जिन ड्रोन का इस्तेमाल जंग में वो यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है वो रूस में ही बने हैं। You can see the labels, the outer shell of these UAVs. रूस ने पश्चिमी देशों पर यह भी आरोप लगाया कि वो उसकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और रूस के हथियार बनाने की क्षमता पर सवाल उठाना है। रूस का दावा है कि वो इतना समर्थ है कि जिन भी हथियारों की उसे यूक्रेन के खिलाफ जंग में जरूरत है उन्हें वो खुद बना सके। और ठीक रूस की ही तरह ईरान ने भी अपनी बात को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सबके सामने रखा और रूस की युद्ध में मदद करने से इनकार कर दिया और साफ कहा कि उसने किसी भी तरह का हथियार रूस को नहीं दिया है। are trying to wrongly establish a link between their baseless allegation against Iran with this resolution. ईरान ने शाहिद 136 ड्रोन के जंग में इस्तेमाल को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया और अमेरिका समेत पश्चिमी देशों पर आरोप लगाया कि वो उसके खिलाफ गलत जानकारी फैला रहे हैं। लेकिन इसी बीच अमेरिका के खुफिया विभाग ने दावा किया कि ईरान लगातार जंग में रूस की सैन्य मदद कर रहा है, क्योंकि 8 महीने से जारी यूक्रेन जंग में रूस को कई झटके लग चुके हैं और यही वजह है कि ईरान रूस के कब्जे वाले क्राइमिया में मिलिट्री ट्रेनर भेज रहा है ताकि वो वहां जाकर ज्यादा से ज्यादा रूसी सैनिकों को शाहिद 136 ड्रोन को चलाने की ट्रेनिंग दे सके। यानी मतलब साफ है कि जंग में शाहिद 136 ड्रोन के इस्तेमाल से न तो रूस रुकने वाला है और न ही ईरान उसे अपने आत्मघाती ड्रोन की सप्लाई बंद करेगा। यानी कि रूस और ईरान किसी से भी डरने को तैयार नहीं है और वो इस जंग में आर पार के बूट से कूदे हैं और अपने इस स्पेशल मिशन को किसी भी हाल में पूरा करना ही रूस का मकसद है, जिसे अंजाम तक पहुंचाकर ही पुतिन दम लेंगे। लेकिन इतना साफ है कि जंग में ईरान से रूस को मिले ड्रोन ने दोनों देशों के रिश्ते को मजबूत कर दिया। इधर पेशी के लिए अदालत पहुंचे बाहुबली अतीक अहमद ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। उनके खिलाफ लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में राजू पाल हत्याकांड में आरोप तय किए गए, लेकिन इसके बाद जब अतीक अहमद निकले तो वो सीएम योगी की तारीफ करते नजर आए। योगी आदित्यनाथ बहुत बहादुर मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार हैं। विधायक राजू पाल हत्याकांड में फंसे अतीक अहमद पर अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी। उधर दावा किया गया कि ज़ेलेंस्की की मिसाइलों ने रूस के रक्षा कवच के परखचे उड़ा दिए। कुछ दिन पहले उसने बेलग्रेद में जो मिसाइल हमले किए उनसे निपटने के लिए पुतिन ने वहां अपने शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम S-400 की तैनाती की थी। लेकिन ज़ेलेंस्की की मिसाइलों ने पुतिन के इस चक्रव्यूह को भेद कर पूरे शहर को दहला दिया। दावा किया गया कि यूक्रेन ने एक साथ बेलग्रेद पर कई AGM-88 हार्म मिसाइलें दागी, जिनके निशाने पर शहर के अहम ठिकाने थे। हालांकि रूस का दावा था कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें हवा में ही ढेर कर दिया और उनके टुकड़े ही जमीन तक पहुंच पाए। लेकिन वहां से आए कई वीडियो रूस के इस दावे पर बट्टा लगा रहे हैं, क्योंकि उसमें एयरपोर्ट के पास मिसाइल हमले के बाद जबरदस्त धमाके की आवाज सुनाई पड़ी। यूक्रेन का दावा है कि वो रूस के शक्तिशाली S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में कामयाब रहा, जिसके बाद उसकी मिसाइलों ने पुतिन के घर में घुसकर वहां जोरदार धमाके किए। दावा तो ये तक है कि यूक्रेन के निशाने पर रूस के S-400 भी थे, जिन्हें वो रूस के अंदर ही नष्ट करने की फिराक में था। पश्चिमी मीडिया का आरोप है कि रूस अपनी इस नाकामी को छिपाने की पूरी कोशिश में लगा है, लेकिन बेलग्रेद के अलग अलग इलाकों में मौजूद यूक्रेन की मिसाइलों के हिस्से ज़ेलेंस्की के हमले का सबूत दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक वहां एक के बाद एक कम से कम 16 धमाकों की आवाजें सुनाई दी, जिससे बेलग्रेद के रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट समेत कई हिस्से दहल उठे। इधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में BHU के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। वहां फीस बढ़ोतरी से नाराज सैकड़ों छात्र यूनिवर्सिटी के सेंट्रल ऑफिस के बाहर पहुंचे, जहां उनकी सुरक्षा कर्मियों से भिड़ंत हो गई। छात्रों ने फीस बढ़ोतरी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सेंट्रल ऑफिस के अंदर घुसने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने गुस्साए छात्रों को अंदर नहीं जाने दिया। यहाँ पे हॉस्टल कितनी बढ़ गए हैं, कोर्सेज कितनी बढ़ रहे हैं। छात्रों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वो डटे रहेंगे। हालांकि BHU प्रशासन ने सफाई दी कि फीस में बढ़ोतरी अभी नहीं बल्कि अगले साल से होगी, लेकिन छात्र यूनिवर्सिटी से फैसला वापस लेने पर अड़े हुए हैं।
इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चीन बड़ी चालाकी से अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनियों से हाइपरसोनिक मिसाइल की तकनीक खरीद रहा है और उसी के दम पर उसने हाइपरसोनिक हथियार भी बना लिए हैं, जिससे बाइडेन की परेशानी बढ़ सकती है। क्योंकि ये हथियार पलक झपकते ही हजारों किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन को तबाह करने की ताकत रखते हैं। हाइपरसोनिक हथियार का मतलब होता है आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड से चलने वाले हथियार। दावा किया जा रहा है कि चीन अमेरिका पर इन्हीं हाइपरसोनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका और चीन आमने सामने है। चीन किसी भी कीमत पर ताइवान को हथियाना चाहता है और अमेरिका उसके इस रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच जंग जैसे हालात बने हुए हैं। करीब 2.5 महीने से चीन ताइवान पर हमले के इरादे से उसकी घेरेबंदी में जुटा है। कई दिनों तक तो उसने ताइवान को डराने के लिए घातक मिसाइलें भी दागी, लेकिन बाइडेन की परेशानी तब और बढ़ गई जब यह खबर आई कि चीन ने अमेरिकी तकनीक से ही हाइपरसोनिक हथियार बना लिए हैं। और इसमें जरा भी सच्चाई है तो यह अमेरिका के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है, क्योंकि चीन ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका के साथ जंग करने पर तुला है। अपनी तीसरी ताजपोशी से ठीक पहले शी जिनपिंग ये साफ कर चुके हैं कि वो ताइवान को चीन में शामिल करने के लिए वहां सेना उतारने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। और ऐसा हुआ तो अमेरिका और चीन के बीच महायुद्ध छिड़ जाएगा। पश्चिमी मीडिया का कहना है कि चीन ने ताइवान पर हमले की तैयारी भी शुरू कर दी है। यही नहीं, उसने अमेरिका से निपटने के लिए ताइवान की समुद्री सीमा के पास मौजूद अपने जंगी जहाजों पर तैनात लड़ाकू विमानों को हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइलों से भी लैस कर दिया है, जिसे उसने अमेरिकी तकनीक की मदद से ही तैयार किया है। जबकि अमेरिकी कानून के तहत चीन को अमेरिकी उत्पाद बेचने पर पाबंदी है, लेकिन अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने यह दावा किया कि अमेरिका की कई कंपनियां चोरी छिपे हाइपरसोनिक मिसाइलों की तकनीक चीनी कंपनियों को बेच रही हैं। और उसी तकनीक से चीन ने अमेरिका को चुनौती देने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलें तैयार कर ली। दावा किया जा रहा है कि अगर अमेरिका और चीन के बीच जंग हुई तो वो इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ करेगा, जिन्हें वो प्रशांत महासागर में तैनात भी कर चुके हैं। और अगर चीन की ये मिसाइलें चल गईं तो अमेरिका की तबाही तय है। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि 2019 के बाद से 300 से ज्यादा अमेरिकी कंपनियों ने चीनी कंपनियों को हथियारों की तकनीक, अमेरिकी सॉफ्टवेयर और उपकरण बेचे हैं। मतलब यह कि चीन अमेरिकी तकनीक से ही अमेरिका को मात देने की फिराक में है। पेंटागन के अधिकारियों के मुताबिक मौजूदा वक्त में चीन अमेरिका की तरह ही आधुनिक हथियार बनाने में जुटा है। उसने अगस्त 2021 में एक ताकतवर हाइपरसोनिक इंजन का टेस्ट किया था, जिसने पहली बार पृथ्वी का चक्कर लगाया था। और चीन के इस परीक्षण ने अमेरिका को भी हैरान कर दिया था, क्योंकि मिसाइल के क्षेत्र में यह चीन की क्षमता से कई गुना ज्यादा थी। कुछ रोज पहले यह भी खबर आई थी कि अमेरिका की परमाणु लैब में काम करने वाले कई वैज्ञानिक चीन पहुंच गए, जो चीन के लिए ऐसे खतरनाक हथियार बनाने में जुटे हैं जो बाइडेन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। दावा किया गया कि इन हथियारों में हाइपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल हैं। मुमकिन है कि ताइवान हथियाने के चक्कर में चीन इन मिसाइलों को अमेरिका पर दाग सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पैसों के लालच में अमेरिका की परमाणु लैब में काम करने वाले 162 वैज्ञानिक चीन पहुंच चुके हैं। मतलब पैसों के लिए अमेरिकी वैज्ञानिक अपने ही देश को धोखा दे रहे हैं, और वो भी तब जबकि ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका और चीन आपस में भिड़ने को तैयार बैठे हैं। और अब खबर है कि अमेरिकी कंपनियां चोरी छिपे चीन को हाइपरसोनिक मिसाइलों की तकनीक भी बेच रही हैं। मतलब यह कि अगर चीन और अमेरिका में युद्ध हुआ तो अमेरिका के हथियार उसी के लिए घातक साबित होंगे। इधर टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर खुदकुशी केस में मुख्य आरोपी राहुल नवलानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उनकी पत्नी दिशा अब भी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। वैशाली ठक्कर ने सुसाइड नोट में अपने पड़ोसी राहुल और उसकी पत्नी दिशा पर पिछले 2 साल से परेशान करने का आरोप लगाया था। और अंततः उससे पूछताछ की जा रही है। उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी इसके जुड़े जो सारे तथ्य होंगे उजागर। वैशाली ठक्कर ने बीते 16 अक्टूबर को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उधर अमेरिका ने सऊदी अरब में अपनी सेना का बेस बंद कर दिया। ये वो एयरबेस था जिसने सऊदी अरब समेत इराक और अफगानिस्तान की भी सैन्य मदद की थी। लेकिन अफगानिस्तान से सेना की वापसी के बाद अमेरिका ने एक और बड़ा फैसला किया और सऊदी अरब में अपनी सेना का बेस बंद कर दिया। अमेरिका ने पिछले साल जब अफगानिस्तान से सेना बुलाई थी तो वहां हाहाकार मच गया था। काबुल एयरपोर्ट के बाहर की दर्दनाक तस्वीरें आज भी ताजा हैं। इस फैसले की वजह से बाइडेन की खूब थूथू भी हुई थी, लेकिन अमेरिका ने दलील दी कि वो अपनी रणनीति बदल रहा है और दूसरे देशों में अपनी सेना का हस्तक्षेप कम कर रहा है। और इसी कड़ी में उसने एक और कड़ा फैसला किया। वैसे अमेरिका के सऊदी अरब में एयरबेस बंद करने के फैसले को तेल पर अनबन से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद तेल ने अमेरिका और सऊदी अरब की दुश्मनी करवा दी।
अमेरिका ने सऊदी अरब से कहा था कि वो उसकी तेल की जरूरत पूरी करे क्योंकि रूस उसे तेल नहीं देगा, लेकिन सऊदी अरब ने मना कर दिया, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ते चले गए। यही नहीं, यूक्रेन जंग के बाद अमेरिका पूरी तरह अपनी सुरक्षा पर फोकस करना चाहता है क्योंकि रूस और चीन उसके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं, जिनसे निपटने के लिए उसे अपनी ताकत बढ़ानी होगी, जिसके लिए उसे दूसरे देशों को सैन्य सहायता देना बंद करना पड़ेगा। इधर पंजाब के अमृतसर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें पुलिस वाले के पिस्तौल से चली गोली एक दुकानदार को लग गई। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि पुलिस वाले ने जैसे ही पिस्तौल अपने हाथ में ली, उससे अचानक फायरिंग हो गई और पिस्तौल से निकली गोली सीधा दुकानदार को लग गई, जिससे वो घायल होकर जमीन पर गिर गया। उस वक्त दुकान में कुछ लोग भी मौजूद थे जो फायरिंग होते ही दहशत में आ गए। इसके बाद वो पुलिस वाला वहां से निकल गया। तब तक दुकान के दूसरे कर्मचारियों ने उसे उठाया और उसे लेकर तुरंत अस्पताल गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उन्होंने जो रिलेटिव के बयान सामने आते हैं उसके मुताबिक जो भी बनती कार्रवाई वो उनके खिलाफ की जाएगी। बताया गया कि जिस पुलिसकर्मी की पिस्तौल से गोली चली उसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच खबर है कि स्वीडन और फिनलैंड की नेटो में एंट्री पर पुतिन के परमाणु हथियार रोड़ा बन सकते हैं। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस ने एक बार फिर इन दोनों देशों को नेटो से जुड़ने पर परमाणु हमले की धमकी दे दी। और जिस तरह पिछले दिनों यूक्रेन के शहरों पर पुतिन के बदले की आग बम बनकर बरसी, उसके बाद स्वीडन और फिनलैंड रूस की धमकी को हल्के में लेते नहीं दिख रहे। असल में इन दोनों देशों के नेटो में शामिल होने का रास्ता साफ होने के बाद से पुतिन बुरी तरह भड़के हुए हैं और इस बीच खबर आई कि अगले कुछ हफ्तों में नेटो उनकी सदस्यता पर अंतिम फैसला ले लेगा, जिसके बाद रूस ने उन्हें डराने के लिए फिर पैंतरेबाजी शुरू कर दी और पुतिन के करीबी माने जाने वाले रूस के पूर्व पीएम दिमित्री मेदवेदेव ने बाल्टिक सागर में अपने परमाणु हथियारों को एक्टिव करने की चेतावनी दे दी, जिसके लिए वो कलिनिंग्राड में तैनात अपने परमाणु हथियारों के जखीरे का जिक्र करने से भी नहीं चूके। ये रूस का वो प्रांत है जिसके नाम सुनते ही स्वीडन और फिनलैंड तो क्या, यूरोप के सभी देशों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि खबर है कि वहां परमाणु हथियारों से लैस रूस के MiG-31 के लड़ाकू विमान पुतिन के एक इशारे पर दुश्मन पर हमले के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। और कलिनिंग्राड को रूस का परमाणु किला भी कहा जाता है। वहां पुतिन ने ऐसे परमाणु बम रखे हैं जो दुश्मन को कभी भी तबाह कर सकते हैं और हाल में रूस ने वहां न्यूक्लियर ड्रिल भी की थी, जिसके जरिए उसने अपने दुश्मनों को परमाणु हथियार दागने की ताकत रखने वाले इस्कंदर मिसाइल सिस्टम और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत दिखाई थी, जिनकी जद में यूरोप के ज्यादातर देश आते हैं। इसीलिए खुद नेटो के महासचिव को स्वीडन और फिनलैंड का हौसला बढ़ाने के लिए मैदान में उतरना पड़ा। उन्होंने भरोसा दिया कि सदस्यता मिलने से पहले रूस का हमला होने पर नेटो दोनों देशों के लिए ढाल बनकर खड़ा रहेगा, क्योंकि इन दोनों देशों के सदस्य बनते ही नेटो के लिए रूस को उत्तर की तरफ से घेरने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। इसीलिए नेटो किसी भी कीमत पर स्वीडन और फिनलैंड को सदस्य बनाने में जुटा है। असल में फिनलैंड बाल्टिक सागर के किनारे बसा देश है। ऐसे में अगर नेटो चाहे तो एस्टोनिया और फिनलैंड के बीच नाकेबंदी कर रूस को घेर सकता है और रूस को यह डर है कि ऐसा होने पर उसकी आर्थिक राजधानी कहा जाने वाला सेंट पीटर्सबर्ग भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसी वजह से रूस नहीं चाहता कि नेटो उसकी उत्तरी सीमा तक पहुंचे, जिसके लिए वो स्वीडन और फिनलैंड को अपने परमाणु हथियारों से डराने में जुट गया। इधर भारतीय वायुसेना के लिए 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया गया। मतलब यह कि पाकिस्तान और चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बनाने की तैयारी तेज कर दी, जिसके तैयार होने के बाद भारत की तरफ दुश्मन देश नजर उठाकर भी देख नहीं पाएंगे। 5वीं पीढ़ी के जिस विमान का डिजाइन फाइनल किया गया है उसका नाम है AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसके आने के बाद वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का सपना बहुत दिनों से देखा जा रहा था, लेकिन अब ये साकार होता नजर आ रहा है। इस स्वदेशी फाइटर जेट को बनाने के लिए अभी मंजूरी का इंतजार है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि हरी झंडी मिलते ही 4 साल के अंदर यह बनकर तैयार हो जाएगा। 4 से 4.5 का अंदर ये फर्स्ट फ्लाइट होंगे। बताया गया कि 2 इंजन वाला ये फाइटर जेट अमेरिका के F-35 और रूस के Su-57 को कड़ी टक्कर देगा, क्योंकि ये विमान भी स्टेल्थ तकनीक से लैस होगा, जिसकी वजह से ये दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आएगा। साथ ही इसमें ब्रह्मोस और हवा से जमीन पर मार करने वाली रुद्रम मिसाइल भी लगाई जाएगी। उधर रूस की धमकी के बाद इजराइल के तेवर बदल गए। यूक्रेन को जंग में हथियार भेजने की बात करने वाले इजराइल ने अपना फैसला बदल दिया। पहले इजराइल की तरफ से बयान आया था कि अब यूक्रेन की मदद करने का वक्त आ गया है, लेकिन इजराइल के इस बयान के बाद रूस ने हैरान करने वाला जवाब दिया। रूस ने साफ कहा कि अगर इजराइल ने यूक्रेन को हथियार भेजे तो सारे राजनयिक संबंध खत्म हो जाएंगे।
सीधी बात यह कि अगर इजराइल इस जंग में शामिल हुआ तो वो भी रूस के दुश्मनों में शुमार हो जाएगा। इससे पहले जंग में कई बार इजराइल से यूक्रेन को हथियार भेजने की अपील हो चुकी है। खासतौर पर इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम मांगा जा चुका है, लेकिन इजराइल कभी भी इसके लिए तैयार नहीं हुआ था। दावा है कि इस पर एक सर्वे इजराइल के लोगों के बीच किया गया था। सर्वे में लोगों से पूछा गया था कि क्या इजराइल को यूक्रेन की मदद करनी चाहिए, लेकिन जवाब में 41% लोगों ने यूक्रेन की मदद का विरोध किया था। माना जा रहा है कि जंग से हाथ खींचने के पीछे पुतिन की धमकी नहीं, ये सर्वे भी बड़ी वजह बना। इधर भारी बारिश के बाद बेंगलुरु की सड़कें दरिया बन गईं। दुकान हो या मकान, हर तरफ सैलाब का कब्जा नजर आया, जिसमें मोटरसाइकिल और स्कूटर खिलौने की तरह बहते दिखे। कुछ लोगों ने उन्हें निकालने की कोशिश भी की, मगर पानी ज्यादा और बहाव तेज होने की वजह से उनके पैर डगमगाने लगे। बेंगलुरु के शिवाजी नगर इलाके में सड़कों से लेकर दुकानों तक लबालब पानी से भरी नजर आई। वहां हालात इस कदर बिगड़ गए कि लगा जैसे बाढ़ ही आ गई हो। कुछ ऑटो जल भराव में फंस गए तो कुछ खराब हो गए। तालाब बन चुकी सड़कों के बीच से गुजरना लोगों के लिए मजबूरी बन गया। ऐसा ही हाल वहां के दूसरे इलाकों का भी रहा, जहां तेज बारिश की वजह से सड़कें गायब हो गईं और लोग अपने घरों में कैद। इसी बीच मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बेंगलुरु में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, यानी आने वाले दिनों में वहां लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान ने अब तालिबान को परेशान करने की मुहिम छेड़ दी है। इसके लिए उसने वही पुराना फॉर्मूला इस्तेमाल करना शुरू किया है जो वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया करता था। पाकिस्तान अब अफगानिस्तान में आतंकी हमले करवाने में जुटा है, जिसके जरिए उसकी कोशिश तालिबान को परेशान करने की है। पाकिस्तान चाहता है कि किसी भी तरह तालिबान की जड़ें कमजोर की जा सकें। इसके लिए पाकिस्तान ने वही चाल चली है जो वो दशकों से भारत के खिलाफ चलता आ रहा है। पाकिस्तान की फौज और उसकी खुफिया एजेंसी ISI ने अफगानिस्तान में आतंकी हमले करवाने की साजिश बुनी है। इसके लिए उसने कई आतंकी संगठनों के साथ हाथ मिला लिया है। ऐसे संगठन जिनके काम करने के तौर तरीके तालिबान से मिलते जुलते हों, लेकिन वो तालिबान के दुश्मन है। अफगानिस्तान में तालिबान की बुनियाद हिलाने के लिए पाकिस्तान इस खतरनाक साजिश पर काम कर रहा है। जिस तरह उसकी कोशिश भारत में आतंकियों को भेजने की होती है, ठीक वैसे ही अब अफगानिस्तान आतंकी हमलों की आग में झुलस रहा है। तालिबान ये समझ ही नहीं पा रहे कि इन हमलों के पीछे कौन है और इन हमलों की आखिर वजह क्या है। और जब तक वो कुछ समझ पाते हैं तब तक अफगानिस्तान के किसी और हिस्से में आतंकी हमला हो चुका होता है। इस साल अफगानिस्तान में कई आतंकी हमले हो चुके हैं, जबकि माना जाता है कि तालिबान के हाथ में अफगानिस्तान की कमान आने के बाद आतंकी हमले बंद हो जाएंगे, लेकिन इस साल वहां सैकड़ों लोग आतंकी हमलों में मारे जा चुके हैं। सबसे ज्यादा हमले वहां के शिया मुसलमानों और हजारा मुसलमानों को टारगेट बनाने के लिए किए गए हैं। हैरानी की बात यह कि काबुल में तालिबान का तगड़ा दबदबा माना जाता है, लेकिन वहां भी कई आतंकी हमले हो चुके हैं। कुछ गुरुद्वारों में भी आतंकी हमले हुए हैं, जिनमें वहां के सिख समुदाय को निशाना बनाया गया। ये सारे ऐसे हमले हैं जिनकी वजह से तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से उन पर यह आरोप लग रहा है कि उनके राज में आतंकी बेलगाम हो चुके हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने दावा किया कि तालिबान का राज कायम होने के बाद अफगानिस्तान में आतंकी खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन पता चला है कि अफगानिस्तान में हुए ऐसे ज्यादातर हमलों के पीछे इस्लामिक स्टेट के खुरासान मॉड्यूल का हाथ है। इसे ISK के नाम से जाना जाता है। कट्टरता के मामले में यह संगठन तालिबान से भी आगे है, इसीलिए तालिबान और इस्लामिक स्टेट खुरासान में कभी नहीं बनी। लेकिन तालिबान का राज आते ही खुरासान मॉड्यूल ने मनमानी शुरू कर दी। दावा किया जा रहा है कि इस्लामिक स्टेट खुरासान मॉड्यूल के बढ़ते हमलों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तानी सेना और ISI उन्हें हर बड़ी जानकारी भी देती है और पैसा भी मुहैया कराती है। इसीलिए तालिबान की नाक के नीचे इस्लामिक स्टेट खुरासान के आतंकी बड़े हमले करने में कामयाब भी हो रहे हैं। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान को डामाडोल बनाने के पीछे पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश है, क्योंकि तालिबान अगर अपने पैरों पर खड़े हो गए तो पाकिस्तान की जरूरत ही खत्म हो जाएगी, जो पाकिस्तान किसी कीमत पर होने नहीं देना चाहता। पहले सोवियत संघ की फौज से लड़ने के लिए पाकिस्तान ने ही वहां आतंकियों की फौज तैयार की थी। माना जाता है कि पाकिस्तान यही काम करने के लिए उस वक्त अमेरिका से पैसा लेता रहा था। फिर उसी आतंकियों की फौज यानी तालिबान से लड़ने के नाम पर पाकिस्तान ने अमेरिका से ही कमाना शुरू कर दिया। जब तक अमेरिका की फौज अफगानिस्तान में रही, पाकिस्तान के अच्छे दिन खत्म नहीं हुए। मतलब ये कि अफगानिस्तान तो हमेशा पाकिस्तान के लिए नोट छापने की मशीन बना रहा। अब वो कमाई पाकिस्तान को बंद होती दिख रही है। ऊपर से पाकिस्तान की भी कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो तालिबान से जुड़ी हैं। सबसे अहम है TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान। ये संगठन तालिबान से ही निकला है जो पाकिस्तान की नींद उड़ा रहा है। और अफगानिस्तान से जब अमेरिका की फौज निकली, उसी वक्त पाकिस्तान ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान के मुद्दे पर फैसला किया था। तालिबान ने वादा किया था कि इस संगठन को काबू में रखने में वो मदद करेगा। और खबर है कि ISI के अधिकारियों के साथ तहरीके तालिबान पाकिस्तान के नेताओं की मुलाकात भी हुई थी। कुछ महीने तक सब कुछ शांत भी रहा, लेकिन अब पाकिस्तान में इस संगठन ने एक बार फिर आतंकी हमले शुरू कर दिए हैं। तालिबान भी अब उस समझौते से हाथ खींच चुके हैं।
पाकिस्तान तो तालिबान को यही समझाने में लगा है कि आतंक का सबसे बड़ा कारखाना तो वही चलाता है। रही सही कसर तब खत्म हो गई जब अफगानिस्तान में अल जवाहिरी को ढेर किया गया। अफगानिस्तान मानता है कि पाकिस्तान की मदद से अमेरिका ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। यहाँ तक कि अफगानिस्तान में विदेश मंत्री तो खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल चुके हैं। मतलब ये कि पाकिस्तान के इस खतरनाक खेल से अफगानिस्तान भी अनजान नहीं है। इधर आरएसएस ने ऐसी जनसंख्या नीति बनाने की मांग की जो देश में सब पर लागू हो। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने जनसंख्या विस्फोट पर चिंता जताई और जनसंख्या नीति पर विचार करने की वकालत की। देश में जनसंख्या असंतुलन भी है। दत्तात्रेय होसबले का यह बयान सामने आने के बाद प्रयागराज पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस प्रमुख से मुलाकात की। खबर है कि इस बैठक में दोनों के बीच जनसंख्या नीति पर भी चर्चा हुई। उधर खबर है कि खैरसौन में यूक्रेन के हाथों झटके पर झटका खाने में लगा रूस अब वहां से पूरी तरह मैदान छोड़कर भागने की फिराक में है। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर उसने यूक्रेन के आगे हथियार डाल दिए तो पूरी दुनिया में पुतिन की थू-थू हो जाएगी। इसलिए अपना मुंह छुपाने के लिए रूस ने बहुत ही खौफनाक प्लान बनाया है और वो खौफनाक प्लान है खैरसौन में सुनामी लाने का, उसकी जल समाधि कराने का। दावा यह है कि रूस खैरसौन में नीप्रो नदी पर बने एक बांध को बम से उड़ाने वाला है। ये सनसनीखेज दावा यूक्रेन की जंग पर नजर रख रहे अमेरिका के संगठन इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने किया। उसका कहना है कि रूस खैरसौन प्रांत से गुजरने वाली नीप्रो नदी पर बने कखोवका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर हमला करने वाला है। वो उसके बांध पर बम फोड़कर खैरसौन शहर में बाढ़ लाना चाहता है, क्योंकि उस बांध से लगभग 80 किलोमीटर पश्चिम में ही खैरसौन प्रांत की राजधानी खैरसौन शहर है। अगर बांध टूटा तो नीप्रो नदी का पानी सैलाब बनकर खैरसौन को डुबो देगा और रास्ते में पड़ने वाले कस्बे और गांव मिट्टी में मिल जाएंगे। और इससे दो चीजें होंगी। पहली तो यह कि रूस की खैरसौन से शर्मनाक वापसी से दुनिया का ध्यान भटकाया जा सकेगा और दूसरा यह कि इससे यूक्रेन की सेना को आगे बढ़ने से रोकने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि यूक्रेन नीप्रो नदी के रास्ते ही दक्षिण की तरफ आगे बढ़ रहा है और पिछले कुछ हफ्तों में वो रूस की सेना को 20 से 30 किलोमीटर पीछे खदेड़ भी चुका है। रूस का इससे एक और फायदा है, वो बांध पर हमले का ठीकरा यूक्रेन पर फोड़कर उसे क्रूर साबित करने की कोशिश कर सकता है। बल्कि खैरसौन में रूस के बैठाए गवर्नर तो पहले से ही कहते आ रहे हैं कि यूक्रेन कखोवका बांध को खत्म करने की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन अंदर की बात यह है कि खैरसौन में रूस की हालत खराब है और उसकी अगले कुछ दिनों में वहां से 50 से 60 हजार लोगों को निकालने की प्लानिंग है। मगर सबसे अहम सवाल यह कि रूस की इस शातिर साजिश का सूत्रधार कौन है। तो दावा यह है कि इसके पीछे पुतिन का वो सिपह सालार है जिसे उन्होंने हाल ही में यूक्रेन में उनकी लड़ाई का बेड़ा पार लगाने का जिम्मा सौंपा है। यानी यूक्रेन में रूस की सेना के नए नवेले कमांडर जनरल सर्गेई सुरोविकिन। एक दिन पहले ही सर्गेई सुरोविकिन ने खुद अपने मुंह से कहा था कि खैरसौन में हालात बहुत ज्यादा मुश्किल हैं, क्योंकि यूक्रेन रूस पर हमले करने का एक मौका तक नहीं छोड़ रहा और खैरसौन शहर पर धड़ाधड़ हाई मार्स रॉकेट बरसा रहा है। सुरोविकिन को रूस की सेना का बेहद खूंखार जनरल माना जाता है, ऐसा बेरहम जनरल जो रूस के दुश्मन को खून के आंसू रुला दे। लेकिन खैरसौन में रूस का खेल इतनी बुरी तरह बिगड़ चुका है कि सुरोविकिन से भी संभाले नहीं संभल रहा और अब वो खैरसौन में दुश्मन को पीठ दिखाने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन ऐसा सोचा समझा प्लान जिससे पुतिन की नाक कटने से बच जाए। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में मिशन लाइफ की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस भी शामिल हुए और एंटोनियो गुतेरेस की मौजूदगी में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का शुभारंभ किया गया। मिशन लाइफ का मंत्र है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 120 देशों के राजदूत भी शामिल हुए। इस बीच रूस ने दावा किया कि उसके सैनिकों ने जापोरिजिया में यूक्रेन के हमले को नाकाम कर दिया। रूस के रक्षा विभाग ने वहां हुई लड़ाई का बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसका खतरनाक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन की मिसाइलों को नेस्त नाबूद करता दिखाई दिया। वहीं जवाबी कार्रवाई में दागे गए रूस के गोलों ने यूक्रेन के ठिकानों के परखचे उड़ा दिए। रूस के रक्षा विभाग ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना जापोरिजिया के प्लांट पर कब्जा करने के इरादे से आगे बढ़ रही थी, लेकिन इससे पहले कि उसके सैनिक कामयाब हो पाते, रूस की फौज ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। रूस की तरफ से जारी किए गए वीडियो में उसके लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी दुश्मन पर कहर बरपाते नजर आए। इधर दिल्ली के कंजावला में खाद्य विभाग समेत दिल्ली पुलिस ने नकली जीरा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इस दौरान उन्होंने वहां से करीब 28,000 किलो नकली जीरा बरामद किया, जिसे चूना पत्थर और सूखी घास से बनाया गया था। बताया गया कि नकली जीरे की इस खेप को दिल्ली से गुजरात भेजा जाना था, मगर उससे पहले ही पुलिस ने एक आरोपी समेत नकली जीरा पकड़ लिया।
उधर यूक्रेन की लड़ाई ने फ्रांस में लोगों को बागी बना दिया। वहां राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पर नेटो से अलग होने का जबरदस्त दबाव पड़ने लगा है, क्योंकि फ्रांस में लोगों का मानना है कि यूक्रेन में अमेरिका और उसकी अगुवाई वाले मिलिट्री अलायंस नेटो ने आग लगाई है, पर उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा। उस आग में फ्रांस के हाथ जल गए और लोगों ने सड़क पर कोहराम मचा दिया। सामने आई तस्वीरों में वो एक बस स्टैंड पर अपना गुस्सा निकालते नजर आए। लोग पूरी तैयारी के साथ पुलिस से लोहा लेने पहुंचे थे। उनके पास पेट्रोल बम तक थे, जिन्हें उन्होंने जमकर पुलिस पर चलाया। मगर पुलिस भी कब तक सहती? उसके सब्र का बांध भी टूट गया और वो प्रदर्शनकारियों पर आक्रमण करने टूट पड़ी। लेकिन लोग भी आग बबूला थे। वो पुलिस से ही दो दो हाथ करने उतर आए। इसके बाद तो पुलिस का दिमाग ऐसा गर्म हुआ कि उसने प्रदर्शनकारियों पर डंडे बरसा दिए। फ्रांस में बढ़ती महंगाई ने वैसे ही लोगों को बेहाल किया हुआ था, उस पर यूक्रेन की जंग ने उनके जख्मों पर नमक छिड़क दिया, क्योंकि रूस के हमले की सबसे बड़ी कीमत यूरोप नहीं चुकाई है। रूस से उसे तेल और गैस मिलनी बंद हो गई और अब वहां सर्दियां मुंह बाए खड़ी हैं। फ्रांस के लोगों का आरोप है कि जंग से अमेरिका का तो कुछ गया नहीं, लेकिन उनके लेने के देने पड़ गए। इधर जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों से मौसम की पहली बर्फबारी हुई। गुलमर्ग समेत घाटी के कई इलाकों में रात भर बर्फबारी होती रही, जिसकी वजह से चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। विजिबिलिटी बहुत ही कम है, यहाँ पे धुंध छाई हुई है क्योंकि टेम्परेचर जो है बहुत कम हो गया है। बर्फबारी के बीच पर्यटकों ने जमकर मस्ती की और एक दूसरे पर बर्फ फेंकते नजर आए। उधर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां सड़क किनारे खड़ी कार को एक तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें एक बेकाबू कार दूसरी कार से जा भिड़ी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क किनारे एक कार खड़ी दिखाई दी। तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद माना जा रहा है कि यूक्रेन में परमाणु बम फूटते ही अमेरिका को वो बहाना मिल जाएगा जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहा है। रूस के मीडिया के मुताबिक इसी वजह से यूक्रेन अपने ही देश को परमाणु बम से दहला सकता है, क्योंकि अमेरिका युद्ध में शुरू से ही यूक्रेन का साथ तो दे रहा है, लेकिन उसने कभी भी जंग में सीधे शामिल होने की बात नहीं की। लेकिन जब से पुतिन ने परमाणु हमले का डर दिखाना शुरू किया, अमेरिका के भी सुर बदल गए और उसने भी पुतिन को चेतावनी दे दी कि अगर परमाणु हमला हुआ तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। यानी अगर यूक्रेन में परमाणु बम फूटा तो रूस सीधे सीधे अमेरिका के निशाने पर आ जाएगा। वो पुतिन को हराने के लिए खुद भी जंग में कूद जाएगा और रूस के मीडिया के मुताबिक यूक्रेन यही तो चाहता है। Утверждение США и НАТО о том, что, значит, Россия готовится к применению ядерного оружия. क्योंकि पुतिन को मात देना उसके अकेले के बूते की बात नहीं है। पश्चिमी देशों से मिल रही हथियारों की मदद भी रूस को घुटनों पर लाने में नाकाम रही। दावा किया गया कि इसी वजह से यूक्रेन ने निकोलेव शहर में परमाणु बम फोड़ने की तैयारी की है, ताकि रूस और अमेरिका में महायुद्ध छिड़ जाए और पुतिन यूक्रेन और अमेरिका की ताकत के आगे झुक जाए। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बाद यूक्रेन के करीब 1000 कस्बों और गांवों में बिजली कट गई है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि कीव के कुछ हिस्सों में बिल्कुल बिजली और पानी नहीं है। वहां इमरजेंसी जैसे हालात हैं। कीव के अलावा कई और शहरों में भी संकट है। वहां के अधिकारियों का कहना है कि मरम्मत हो रही है, लेकिन रूस ने बहुत ज्यादा नुकसान किया है, इसलिए मरम्मत में लंबा समय लग सकता है। नौबत यह आ चुकी है कि यूक्रेन की सरकार ने जनता से कह दिया कि वो बिजली का कम से कम इस्तेमाल करें, ताकि सर्दियों के लिए कुछ बिजली बच जाए। खबर है कि रूस ने यूक्रेन को अंधेरे में डुबोने का प्लान बनाया है, जिसके पीछे रूस के कमांडर जनरल सर्गेई सुरविकिन का दिमाग है। क्योंकि क्राइमिया ब्रिज अटैक के बाद रूस ने यूक्रेन के पावर प्लांट को ही निशाना बनाया, जिसकी वजह से वहां के एक बड़े हिस्से में पावर कट हो गया और यूक्रेन के करीब 1000 कस्बों और गांवों में अंधेरा फैल गया। यह खबर पहले भी आ चुकी है कि पुतिन यूक्रेन के पावर प्लांट को चुन चुन कर अपना निशाना बना रहे हैं, उन्हें तबाह कर रहे हैं। इसके अलावा वो सरकारी इमारतों को भी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, जिसका सबूत है धमाके का ये वीडियो। क्योंकि कहा जा रहा है कि वीडियो में जिस बिल्डिंग पर मिसाइल गिरी और देखते ही देखते उसके चिथड़े उड़ गए, वो एक सरकारी इमारत थी। इस वीडियो में साफ साफ दिखा कि पुतिन की मिसाइलों ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार धमाका किया। लेकिन यह तो तबाही का केवल एक नमूना है। यूक्रेन पर मौत बनकर बरसी मिसाइलों ने इससे कहीं ज्यादा नुकसान किया है, क्योंकि क्राइमिया ब्रिज अटैक के बाद पुतिन को रोकना किसी के बस में नहीं है। वो कीव समेत यूक्रेन के कई बड़े और अहम शहरों का सर्वनाश करने पर उतारू हैं। और 8 अक्टूबर के बाद से लगातार मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन से यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं, जिसका नतीजा यह हुआ कि यूक्रेन में बिजली संकट पैदा हो गया।
क्योंकि पुतिन ने जो मिसाइलें दागी वो सीधा यूक्रेन के बड़े बड़े पावर प्लांट पर गिरी, जिससे यूक्रेन के एक बड़े हिस्से में बत्ती गुल हो गई। क्योंकि एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि यूक्रेन के करीब 1000 कस्बों और गांवों में ब्लैकआउट हो गया, मतलब वहां बिजली नहीं आ रही। और इन शहरों में कीव और जापोरिजिया समेत नीप्रो और जतोमर जैसे शहर शामिल हैं। यानी पुतिन जो चाहते हैं वो हो रहा है, क्योंकि 1000 कस्बों और गांवों में बिजली जाना कोई मजाक नहीं है। और अगर जल्द यूक्रेन ने कुछ नहीं किया तो यूक्रेन में अंधेरा बढ़ता जाएगा और तब ना अमेरिका उसका साथ दे पाएगा और ना दूसरे पड़ोसी देश। क्योंकि पुतिन ने यूक्रेन के साथ साथ पूरे यूरोप की लाइफलाइन पर पांव रख दिए हैं। वो पहले ही यूरोप को होने वाली गैस सप्लाई में अच्छी खासी कटौती कर चुके हैं। यानी ऊर्जा संकट में यूरोप चाहकर भी यूक्रेन की मदद नहीं कर पाएगा। और आसमान से हो रहे मिसाइल अटैक के बीच थोड़ी बहुत मदद पहुंच भी गई तो वो ऊंट के मुंह में जीरे जैसी होगी, क्योंकि 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हवाई हथियारों का इस्तेमाल करने वाले पुतिन हमला तेज करते जा रहे हैं, जिसका सबूत है कीव, जहां मिसाइल अटैक से यूक्रेन की पूरी राजधानी हिल गई। 3-4 दिन तक मिसाइल अटैक करने के बाद पुतिन की ओर से ईरान में बना आत्मघाती ड्रोन भेजा गया, जिसने पहले टारगेट उड़ाया और फिर खुद भी उड़ गया। यानी रूस यूक्रेन में मनमाने तरीके से जंग लड़ रहा है। ज़ेलेंस्की चीख रहे हैं, पुतिन को अनाप शनाप बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें रोक नहीं पा रहे। रूसी मीडिया ने बड़ा दावा किया है कि ज़ेलेंस्की खुद यूक्रेन में परमाणु धमाका करवा सकते हैं। वो अपने ही एक शहर को परमाणु बम से निशाना बना सकते हैं, ये रूसी मीडिया कह रहा है। और इसके लिए उन्होंने निकोलेव शहर को चुना है। रूसी मीडिया ने दावा किया है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने निकोलेव में कई परमाणु बम रखे हैं और वो जल्द ही वहां एक बड़ा परमाणु धमाका करने की तैयारी कर रहे हैं। दावा किया गया कि ज़ेलेंस्की ऐसा करने के बाद इसका आरोप रूस पर मढ़ देंगे, ताकि अमेरिका को रूस पर हमले का बहाना मिल जाए। मतलब ये रूस को मात देने की ज़ेलेंस्की की अब तक की सबसे खतरनाक चाल हो सकती है, क्योंकि पुतिन को सबक सिखाने के लिए वो अपने ही एक शहर की बलि चढ़ाने को भी तैयार हैं। ये रूसी मीडिया का दावा है। रूसी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन ने इसकी पूरी तैयारी भी कर ली है और वो कभी भी निकोलेव शहर में परमाणु बम का धमाका कर सकता है। यानी यूक्रेन अपने ही एक शहर को आग के बवंडर में झोंकने वाला है। वहां ऐसी तबाही मचने वाली है जिसे देखकर लोगों की रूह तक कांप जाएगी, क्योंकि परमाणु बम का धमाका पूरे शहर में मौत बांट देगा। वहां के लोग, इमारतें, पेड़ पौधे पल भर में राख के ढेर में बदल जाएंगे। एक जीता जागता शहर परमाणु धमाके से खंडहर में तब्दील हो जाएगा। हजारों लोगों का नामो निशान मिट जाएगा। और रूसी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन कभी भी ऐसा कदम उठा सकता है। दावा किया गया कि इसके लिए यूक्रेन ने निकोलेव में कई परमाणु बम रखे हैं और पुतिन को झुकाने के लिए वो अपने ही शहर पर परमाणु बम दाग सकता है। और दावा है कि ऐसा करने के बाद यूक्रेन दुनिया के सामने इस धमाके के लिए रूस का नाम लेगा। रूसी मीडिया के मुताबिक वो ये दिखाने की कोशिश करेगा कि जंग नहीं जीत पाने की बौखलाहट में पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु बम दाग दिया और उसके एक शहर को मुर्दों के शहर में बदल दिया। दावे के मुताबिक यूक्रेन की बात पर दुनिया आसानी से भरोसा भी कर लेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन एक बार नहीं बल्कि दर्जनों बार यूक्रेन को परमाणु बम के हमले से दहलाने की धमकी दे चुके हैं। सिर्फ पुतिन ही नहीं बल्कि उनके करीबियों ने भी कई बार यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटाने की चेतावनी दी है। पुतिन के वफादार रमजान कादिरफ ने तो खुलेआम कह दिया था कि अब रूस को यूक्रेन के खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इस महीने की शुरुआत में ही रूस ने अपने कई जीते हुए इलाके गंवा दिए थे। बस इसी बात पर भड़के कादिरफ ने पुतिन को सलाह दी थी कि अब परमाणु बम से हमला करने का वक्त आ गया है। और रूस की मीडिया के मुताबिक यूक्रेन पुतिन और उनके साथियों की परमाणु हमले की धमकियों का ही फायदा उठाने में जुटा है। वो निकोलेव में बम तो खुद दागेगा, लेकिन उसका ठीकरा पुतिन के ऊपर फोड़ देगा। जिनकी मिसाइलें यूक्रेन की राजधानी कीव को खंडहर बनाने में जुटी हैं। करीब 10 दिन से यूक्रेन के अहम शहर पुतिन के गुस्से की आग से जल रहे हैं। ऐसा लग रहा है उन्हें रोकने वाला कोई है ही नहीं। और माना जा रहा है कि इसी वजह से यूक्रेन खुद को इतनी बड़ी चोट पहुंचाने का प्लान तैयार कर रहा है, जिसके लिए वो पुतिन को जिम्मेदार ठहरा देगा और उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा खलनायक साबित कर देगा। बस इसी के बाद जंग में अमेरिका की एंट्री हो जाएगी। माना जा रहा है कि यूक्रेन में परमाणु बम फूटते ही अमेरिका को वो बहाना मिल। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पुतिन के यूक्रेन के खैरसोन, जापोरिजिया, लुहांस और डोनेट्स्क जैसे 4 इलाकों में मार्शल लॉ लगाने का फैसला लागू होते ही रमजान कादिरफ ने यूक्रेन में लाशें ही लाशें बिछाने की खौफनाक धमकी दी है। जिन 4 इलाकों में रूस ने मार्शल लॉ लगाया है, वहां पिछले महीने ही उसने रेफरेंडम करवाकर उन्हें अपना हिस्सा घोषित कर दिया था, लेकिन उन्हें पुतिन के कब्जे से आजाद कराने के लिए ज़ेलेंस्की की सेना मैदान में रूस के छक्के छुड़ा रही है। ऐसे में पुतिन ने वहां मार्शल लॉ लगा दिया और रूस के चेचनिया इलाके के प्रमुख रमजान कादिरफ की मुराद पूरी हो गई, क्योंकि वो ही यूक्रेन में मार्शल लॉ लगवाने के लिए पुतिन के पीछे पड़े थे।
जिसकी वजह से दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस ने पहली बार मार्शल लॉ लगाने का ऐलान कर दिया। कादिरव पुतिन के वो खूंखार सिपहसालार हैं जो शुरुआत से यूक्रेन में खून की नदियां बहा रहे हैं। कादिरव का साफ कहना है कि अगर यूक्रेन की जंग जीतनी है तो रूस को तबाही के सभी रिकॉर्ड तोड़ने होंगे। ऐसे में इस बार मार्शल लॉ लगते ही उन्होंने यूक्रेन को सीधी धमकी दे डाली और अब अगर रूस की तरफ एक गोली भी चली तो सीधे सीधे ज़ेलेंस्की का सीना छलनी होगा और फिर पूरा का पूरा यूक्रेन पुतिन के कदमों में होगा। बल्कि कादिरव तो पुतिन को यूक्रेन में परमाणु बम फोड़ने की सलाह तक दे चुके हैं। कहते हैं कि जंग में सब जायज होता है और कादिरव तो यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए इस कदर छटपटा रहे हैं कि साम दाम दंड भेद कोई भी चाल किसी भी वार से उन्हें गुरेज नहीं। इसलिए जैसे ही पुतिन ने यूक्रेन के खैरसोन, जापोरिजिया, लुहांस्क और डोनेस्क जैसे 4 इलाकों में मार्शल लॉ लगाने के फैसले पर दस्तखत किए, रमजान कादिरव को जैसे ज़ेलेंस्की की सुपारी मिल गई। उन्होंने बिना देर किए यूक्रेन में कत्लेआम मचाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पर लिखा कि वो रूस के 4 नए इलाकों में मार्शल लॉ लगाने का पूरा समर्थन करते हैं और अब अगर रूस की तरफ एक गोली भी चली तो रूस यूक्रेन के जिन अहम ठिकानों से फैसले लिए जा रहे हैं उन पर सिर्फ वार ही नहीं करेगा बल्कि पृथ्वी के नक्शे से उनका नामो निशान ही मिटा देगा। मतलब यूक्रेन में अपने कब्जे वाले हिस्सों में मार्शल लॉ लगाकर पुतिन ने जैसे कादिरव के हाथ खोल दिए हैं कि वो यूक्रेन में जो चाहे वो कर सकते हैं। पुतिन ने यूक्रेन के इन 4 इलाकों में अपने बैठाए गवर्नरों को भी और ताकत दे दी है और अब वो अपने इलाकों की सुरक्षा के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। पुतिन ने खैरसोन, जापोरिजिया, लुहांस्क और डोनेस्क में टेरिटोरियल डिफेंस फोर्स बनाने का ऑर्डर भी दिया है। किसी इलाके में मार्शल लॉ लगते ही वहां सेना का सिक्का चलने लगता है। मतलब बिल्कुल साफ है कि अब रूस की सेना को यूक्रेन में जल्लाद बनने का लाइसेंस मिल जाएगा। रूस का कानून कहता है कि मार्शल लॉ में कर्फ्यू लगाया जा सकता है, सेंसरशिप लागू हो सकती है, लोगों के आने जाने पर बंदिशें लग सकती हैं, वो एक जगह पर जमा नहीं हो सकते, सेना उनकी संपत्ति भी जब्त कर सकती है और विदेशी नागरिकों को तो जेल तक में डाला जा सकता है। इसलिए अमेरिका पुतिन के मार्शल लॉ के फैसले पर भड़का हुआ है। राष्ट्रपति बाइडेन ने इसे पुतिन की जीत का प्लान नहीं बल्कि उनकी बेबसी का सबूत बताया और कहा कि पुतिन यूक्रेन में इतनी बुरी तरह फंसे हुए हैं कि मार्शल लॉ लगाकर लोगों को धमकाना चाहते हैं। Only tool available to him is to brutalize individual citizens. मतलब बाइडेन का कहना है कि पुतिन खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचने में लगे हैं क्योंकि वो यूक्रेन में हार रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां सड़क किनारे खड़ी कार को एक तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें एक बेकाबू कार दूसरी कार से जा भिड़ी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क किनारे एक कार खड़ी दिखाई दी। तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसकी जद में आने से दोनों कारों के परखचे उड़ गए। कार की टक्कर की वजह से दोनों काफी दूर तक घिसटती दिखाई दी। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई जिससे सड़क पर लंबा जैम लग गया। गनीमत ये रही कि इस घटना के दौरान वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया और कार मालिक की तलाश में जुट गई। इस बीच नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में हुए हमले से जुड़ी हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। पता चला कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में धमाका जेम्स बॉन्ड स्टाइल में किया गया। मतलब 1999 में आई फिल्म द वर्ल्ड इज नॉट इनफ में जिस तरह जेम्स बॉन्ड ने एक पाइपलाइन उड़ाई थी, नॉर्थ स्ट्रीम का धमाका भी बहुत कुछ उसी अंदाज में किया गया। और ये बात तब पता चली जब धमाके से जुड़ी कुछ तस्वीरें सामने आई। तस्वीरों को देखकर दावा किया जा रहा है कि यह धमाका पाइपलाइन के बाहर से नहीं बल्कि पाइपलाइन के अंदर से किया गया। अब तक अंदाजा लगाया जा रहा था कि पाइपलाइन को हमलावरों ने विस्फोटक लगाकर उड़ाने की कोशिश की। ये तो फिनलैंड और डेनमार्क की सुरक्षा एजेंसियां भी कह चुकी हैं कि धमाके में विस्फोटक लगाए गए थे। लेकिन ये बात पहली बार सामने आई कि धमाका पाइपलाइन के अंदर से हुआ था। यही वजह है कि यूरोप के देशों का शक यकीन में बदल गया है। ये तय माना जा रहा है कि पाइपलाइन को उड़ाने का काम पुतिन के इशारे पर ही हुआ। ये साजिश पाइपलाइन के जरिए पूरे यूरोप को दहलाने की थी या केवल गैस के दाम बढ़ाने के लिए थी, ये साफ नहीं है। लेकिन नई जानकारी सामने आई है कि पाइपलाइन को बिल्कुल जेम्स बॉन्ड के अंदाज में उड़ाया गया, क्योंकि पाइपलाइन में धमाका ना तो पुतिन की किसी डॉल्फिन ने किया और ना ही उनके भेजे हुए अंडर वाटर कमांडो ने, बल्कि दावा यह है कि यह काम एक ऐसी मशीन से हुआ जिसे PIG पिग कहा जाता है, पाइपलाइन इंस्पेक्शन गेज। यानी ये एक बड़ी मशीन होती है जिसका इस्तेमाल पाइपलाइन की जांच के लिए होता है। पिग नाम की इस मशीन का इस्तेमाल
यह देखने के लिए किया जाता है कि पाइपलाइन में कोई लीकेज तो नहीं है या फिर कोई और तकनीकी खामी तो नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि जिस मशीन से पाइपलाइन की मरम्मत की जाती थी उसी मशीन से पाइपलाइन में धमाका किया गया। मतलब यह कि पाइपलाइन इंस्पेक्शन गेज के जरिए विस्फोटक भेजे गए और योजना के तहत उसमें धमाका कर दिया गया। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन रूस से जर्मनी तक पहुंचती है। नॉर्थ स्ट्रीम 1 और नॉर्थ स्ट्रीम 2 दोनों का रूट बिल्कुल एक ही है, केवल दोनों की क्षमता में फर्क है। मतलब यह कि पाइपलाइन के अंदर इस तरह की मशीन केवल रूस से ही भेजी जा सकती है। यही वजह है कि जब से पिग नाम की मशीन के जरिए धमाके की बात आई है, एक बार फिर आरोपों के घेरे में पुतिन आ गए हैं। 1999 में आई जेम्स बॉन्ड की फिल्म द वर्ल्ड इज नॉट इनफ में तो पाइपलाइन में धमाके का एक ऐसा ही सीन दिखाया गया था। उस सीन में बॉन्ड खुद एक ऐसी ही मशीन के साथ पाइपलाइन के अंदर बम लेकर गए थे और उन्होंने बड़ी चतुराई से पूरी पाइपलाइन को उड़ा दिया था। नॉर्थ स्ट्रीम में हुए धमाकों को भी बहुत कुछ उसी तरह का धमाका माना जा रहा है। फर्क है तो सिर्फ ये कि इस बार पाइपलाइन इंस्पेक्शन गेज के साथ किसी इंसान के पहुंचने की खबर नहीं है। पिग के नाम से मशहूर यह मशीन एक रोबोटिक हथियार है जिसका इस्तेमाल पाइपलाइन की जांच के लिए दुनिया भर में किया जाता है। इसीलिए माना जा रहा है कि पाइपलाइन को उड़ाकर पुतिन ने यूरोप के खिलाफ एक बड़ी चाल चली, क्योंकि नॉर्थ स्ट्रीम में हुए धमाकों के बाद नेचुरल गैस के दामों में तगड़ा उछाल आया था, जिसने आर्थिक रूप से बेहाल यूरोप की कमर तोड़ दी थी। रूस के साथ गैस का नया करार होने के पीछे भी इसे एक बड़ी वजह माना जा रहा है। पिछले हफ्ते ही तुर्की को बिचौलिया बनाकर पुतिन ने बड़ी चाल चली है। तुर्की के रास्ते रूस की गैस को यूरोप भेजने की तैयारी हो चुकी है। माना जा रहा है कि पुतिन ने पहले यूरोप को आर्थिक रूप से लाचार बना दिया और फिर ऐसा समझौता उनके सामने रखा जिससे वो इनकार नहीं कर पाए। मतलब ये कि नॉर्थ स्ट्रीम पर धमाके की नई थ्योरी सामने आने के बाद पुतिन फिर से आरोपों में घिरते दिख रहे हैं। हालांकि डेनमार्क और स्वीडन की जांच एजेंसियों ने अब तक अपनी जांच पूरी नहीं की है, बल्कि इन दोनों देशों के साथ जर्मनी की एजेंसियां भी जांच में शामिल हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि धमाकों के लिए वो कंपनियां आरोपों के घेरे में हैं जो नॉर्थ स्ट्रीम के रखरखाव का काम संभाल रही थी। हालांकि इन कंपनियों पर रूस की सरकार का सीधा कंट्रोल नहीं है और न ही रूस की सरकार की इनमें हिस्सेदारी है। इधर दिल्ली में पटाखों पर लगे बैन पर सियासी घमासान मच गया। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेता राजकुमार आनंद के मंत्री बनने की खुशी में हुई आतिशबाजी पर हैरानी जताई और आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार पटाखे पर भी राजनीति कर रही है। 24 घंटे के बाद क्या वो पटाखों ने ऑक्सीजन देनी शुरू कर दी? दिल्ली सरकार ने इस साल भी पटाखों को बनाने, बेचने और उन्हें फोड़ने पर रोक लगाई है। नियम तोड़ने पर 200 रुपए जुर्माना और 6 महीने तक की जेल हो सकती है। उधर इराक ने आरोप लगाया कि तुर्की ने कुछ दिन पहले की गई एयर स्ट्राइक में केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया। कुछ दिन पहले तुर्की ने कुर्द लड़ाकों को मारने के लिए उत्तरी इराक में एयर स्ट्राइक की थी और वहां के कई इलाकों में धमाका किया था। तुर्की ने दावा किया था कि वो उत्तरी इराक में 140 किलोमीटर अंदर घुस गया था और उसने कुर्द लड़ाकों के 16 ठिकाने बर्बाद कर दिए थे। लेकिन उसकी इस एयर स्ट्राइक ने इराक का मूड खराब कर दिया, क्योंकि उसका कहना है कि इस हमले में कई स्थानीय नागरिकों को नुकसान हुआ, क्योंकि तुर्की ने जो हथियार गिराए वो केमिकल हथियार थे जिनसे जहरीली गैस फैली और कुछ स्थानीय लोगों की जान भी चली गई। अपनी बात साबित करने के लिए इराक की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें कुछ लोग दर्द से तड़पते नजर आए। इराक इसी वीडियो को सबूत बनाकर यह साबित करना चाहता है कि तुर्की ने उत्तरी इराक में केमिकल हथियार गिराए थे जिनसे कुर्द लड़ाके मरे या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन इराक के लोगों को नुकसान हुआ। केमिकल हथियार गैस हो या लिक्विड बहुत तेजी से फैलते हैं और कुछ ही मिनटों में हजारों जानें ले सकते हैं। इसे ऐसे समझिए कि जब रासायनिक हमला या केमिकल अटैक होता है तो जहरीले पदार्थों को जानबूझकर पर्यावरण में छोड़ा जाता है, जिससे ऐसी गैस फैलती है जो लोगों को मिनटों में मार सकती है। रूस पर यूक्रेन में ऐसे ही हथियार चलाने का आरोप लगा था और अब इराक तुर्की पर इनके इस्तेमाल की बात कह रहा है। इस बीच आतंकवाद के मददगार पाकिस्तान का FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर होना तय माना जा रहा है। ऐसा पश्चिमी देशों की नरमी की वजह से होने वाला है, जिसमें अमेरिका और यूके जैसे देश भी शामिल हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से हटाने का समर्थन किया। यानी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था FATF की कार्रवाई से पाकिस्तान का बचना तय है। उधर एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पुतिन ब्लैक सी में परमाणु बम फोड़ने वाले थे, लेकिन आखिरी वक्त पर उनका प्लान कैंसिल हो गया। रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया कि पुतिन ने परमाणु बम फोड़ने की कोशिश एक बार नहीं बल्कि 2 बार की और हो सकता है कि वो तीसरी बार भी ब्लैक सी में परमाणु विस्फोट की कोशिश करें। कम से कम पश्चिमी मीडिया तो यही दावा कर रहा है और बार बार दुनिया को बता रहा है कि पुतिन किसी भी समय परमाणु बम फोड़ देंगे। Я не знаю, насколько действенным окажется сопротивление. На протяжении последних 2 недель дважды должны были состояться. यही नहीं, ये तक कहा गया कि पुतिन फिर से ब्लैक सी में परमाणु बम फोड़ने की तैयारी शुरू कर चुके हैं, जिसका सीधा मतलब यह होगा कि वो यूक्रेन में नरसंहार करना चाहते हैं। एक दिन पहले ही खबर आई थी कि ब्रिटेन ने पुतिन की जासूसी के लिए अपना न्यूक स्निफर ब्लैक सी पर भेजा है।
जो 2 लड़ाकू विमानों की सुरक्षा में ब्लैक सी पर पहुंचा और क्राइमिया के नजदीक तक जाकर लौट आया था। लेकिन इस मामले में एक नया अपडेट आ गया है, क्योंकि ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने दावा किया कि उनके RC-135W पर रूस के लड़ाकू विमानों ने मिसाइलें दाग दी, जो ब्रिटेन के जासूसी विमान के बिल्कुल नजदीक से गुजरी। और यह सब तब हुआ जब ब्रिटेन का न्यूक स्निफर ब्लैक सी के ऊपर पेट्रोलिंग कर रहा था। पुतिन की परमाणु धमकी के बाद पश्चिमी देश उनकी हर हरकत पर नजर रख रहे हैं और इसी वजह से ब्रिटेन ने ब्लैक सी की निगरानी की। और अब पश्चिमी मीडिया यह दावा कर रहा है कि ब्लैक सी में पुतिन का परमाणु बम बस गिरने ही वाला था। यानी पश्चिमी देश हो या पश्चिमी मीडिया, दोनों ये साबित करने में लगे हुए हैं कि पुतिन परमाणु बम फोड़कर ही मानेंगे। क्योंकि खबर है कि पुतिन ने रूस के अपने करीबी लोगों से कहा है कि वो ब्लैक सी में परमाणु विस्फोट का प्लान बना रहे हैं और इस बारे में उन्होंने एक खुफिया मीटिंग भी की। और इसी वजह से ब्लैक सी में परमाणु विस्फोट की बात हो रही है। वो अलग बात है कि ये सब दावे सिर्फ पश्चिम के हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि ब्लैक सी में कुछ तो हो रहा है, क्योंकि 6 देशों से घिरे समंदर के इस इलाके में पुतिन की जान बसती है। वो नहीं चाहते कि कोई और वहां घुसे, लेकिन यूक्रेन जंग के बाद पश्चिमी देशों की गिद्ध जैसी नजर ब्लैक सी पर है और इसीलिए लगातार वहां नजर रखी जा रही है और जासूसी की जा रही है। एक और बात यह कि ब्लैक सी में परमाणु बम गिरा तो पुतिन को रोकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा होगा जैसे शेर के मुंह में खून लगना। और इसीलिए पूरा पश्चिम डरा हुआ है। अमेरिका में तो परमाणु जंग की तैयारी भी शुरू हो गई है, क्योंकि खबर है कि न्यूयॉर्क में जगह जगह परमाणु शेल्टर बनाए जा रहे हैं जो पुतिन के परमाणु हमले से लोगों को बचाएंगे। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि न्यूयॉर्क में वैसी ही तैयारी हो रही है जैसी 1962 में थी, क्योंकि तब रूस ने छोटे से क्यूबा में तैनात परमाणु मिसाइलों का मुंह अमेरिका की ओर कर दिया था। खबर है कि एक बार फिर अमेरिका वैसे ही डरा हुआ है और पूरे अमेरिका में भी न्यूक्लियर शेल्टर बनाने की तैयारी है। न्यूयॉर्क में तो न्यूक्लियर शेल्टर बनाने का प्लान भी बना लिया गया है, जिसके तहत वहां के अलग अलग इलाकों में न्यूक्लियर शेल्टर बनाए जाएंगे। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि न्यूयॉर्क में 5 जगहों पर न्यूक्लियर शेल्टर बनाए जाने वाले हैं, जिसके लिए $12 बिलियन यानी करीब 96,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा सकते हैं। अमेरिका से पहले रूस में भी हर हफ्ते 20 से 30 न्यूक्लियर शेल्टर बिकने की खबर आई थी और कहा जा रहा था कि रूस के रईस परमाणु हमले की आशंका से डरकर न्यूक्लियर शेल्टर खरीद रहे हैं। इधर बिहार के कुछ जिलों में नदियों का कटाव लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है, जिसकी एक तस्वीर राज्य के भागलपुर से सामने आई, जिसमें एक मकान तो ताश के पत्तों की तरह नदी में गिरता नजर आया। मकान के नदी में गिरते ही उसकी दीवारें टूट गईं, जिसका वीडियो वहां खड़े कुछ गांव वालों ने बना लिया। हालांकि जिस वक्त यह हादसा हुआ, मकान में रहने वाले लोग उसे खाली कर चुके थे, मगर नदियों में कटाव की वजह से गांव वाले दहशत में हैं। कई लोग बेघर हो चुके हैं तो कुछ अपना घर छोड़कर अपने रिश्तेदारों के यहां चले गए। बाकी बचे गांव वालों को डर सता रहा है कि पता नहीं कब उनका घर नदी में समा जाए। कटाव में घरों के गिरने का यह पहला वीडियो नहीं है। इससे पहले भी बिहार के बगहा और भागलपुर में ही कई मकान नदी के विकराल रूप में जल समाधि ले चुके हैं। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक यूक्रेन के ठिकानों पर मिसाइल से हमला करते दिखाई दिए। रूस ने दावा किया कि इस हमले में यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचा, जिसमें उसके कई गोदाम तबाह हो गए। रूस की तरफ से यूक्रेन की सेना पर किए गए इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें समंदर में मौजूद रूस के एक जंगी जहाज से ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गईं। इसी तरह जमीन से भी यूक्रेन की सेना के ठिकानों पर हमला बोला गया। इसके लिए रूस के जवान एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को एक मैदान तक ले गए, जहां से ज़ेलेंस्की के सैनिकों पर हमले की प्लानिंग की गई थी। तैयारी पूरी होने के बाद रूस की फौज ने यूक्रेन के गोदामों पर मिसाइल से हमला कर दिया। फायर होते ही वो मिसाइल चंद सेकंड में हवा को चीरती हुई आसमान में पहुंच गई और फिर यूक्रेन के गोदामों पर कहर बनकर टूट पड़ी। इस हमले में यूक्रेन के कई टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के परखचे उड़ गए। रूस ने दावा किया कि उसने इसी तरह के कई हमले कर यूक्रेन के कई ठिकानों को बर्बाद कर दिया। इस बीच T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही ऑस्ट्रेलिया को जोरदार झटका लग गया। टीम में शामिल विकेटकीपर बल्लेबाज जॉश इंग्लिश को चोट की वजह से बाहर जाना पड़ा और उनकी जगह टीम में जगह मिली ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को। जानकारी के मुताबिक जॉश इंग्लिश को गोल्फ खेलते हुए चोट लगी, जिसके बाद उन्हें बाहर बैठना पड़ा। वहीं भारत के खिलाफ धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले कैमरन ग्रीन को उनकी जगह टीम में शामिल किया गया। ऑस्ट्रेलिया का पहला मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ 22 अक्टूबर को होने वाला है। इधर गुजरात के बनासकांठा जिले में एयरबेस बनाकर भारत की वायुसेना पाकिस्तान को एक बड़ा झटका देने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एयरबेस की आधारशिला रखी थी, जो 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। और माना जा रहा है कि भारत का यह एयरबेस पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका होगा। खास बात यह कि यहां से भारतीय वायुसेना के सामने चुनौती होंगे पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट।
बनासकांठा जिले में दीसा नाम की जगह पर वायुसेना का एयरबेस बनाया जाएगा। दीसा नाम की जिस जगह पर यह एयरबेस बनकर तैयार होगा वो पाकिस्तान से महज 130 किलोमीटर की दूरी पर है। पाकिस्तान के हैदराबाद में मीरपुर खास एयरबेस से दीसा की दूरी करीब 300 किलोमीटर ही है। सबसे अहम बात यह कि पाकिस्तान के उस एयरबेस पर उसके सबसे दमदार फाइटर जेट F-16 तैनात है। अमेरिका से पाकिस्तान को मिले हर बड़े हथियार का मकसद सिर्फ भारत से लोहा लेना होता है। इसीलिए दीसा में बनने वाला एयरबेस सुरक्षा के नजरिए से भारत के लिए बेहद अहम है, क्योंकि जानकारों का मानना यह है कि आने वाले सालों में पाकिस्तान की नजर गुजरात और राजस्थान से लगने वाली सीमाओं पर है। खबर है कि इन राज्यों में पाकिस्तान गड़बड़ी फैलाने की साजिश रच रहा है, जिसका जवाब देने के लिए भारत की तैयारी बेहद अहम साबित हो सकती है। दावा है कि गुजरात के अहमदाबाद, भावनगर और वडोदरा में 8,000 करोड़ का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। पाकिस्तान ने अगर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की तो वो इन शहरों के जरिए भारत को बड़ा झटका दे सकता है, लेकिन पाकिस्तान की ऐसी किसी भी साजिश का भारतीय वायुसेना फौरन जवाब दे सकेगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि दीसा एयरबेस बनने तक भारत तैयार न हो। गुजरात के नालिया और भुज में वायुसेना के बेस पहले से मौजूद हैं। राजस्थान के फलौदी में भी वायुसेना का फॉरवर्ड बेस मौजूद है। दीसा इस कड़ी में पाकिस्तान की सीमा के पास वायुसेना का चौथा बेस होगा और भारतीय वायुसेना की बढ़ती हुई यही ताकत पाकिस्तान की नींद उड़ा सकती है। इस बीच कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान पर रहे और इसी वजह से सेंसेक्स 95 अंकों की बढ़त के साथ 59,202 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 51 अंक उछलकर 17,563 पर बंद हुआ। शेयर बाजार में कारोबार के दौरान आईटी कंपनियों के शेयरों में तेजी दिखी। उधर दुनिया पर छाए परमाणु युद्ध के खतरे के बीच फ्रांस भी अपने एक जंगी जहाज को सामने लेकर आया जो परमाणु ऊर्जा से चलेगा। उसने अपने इस खतरनाक युद्धपोत की एक झलक भी दिखाई। इस जंगी जहाज पर रफाल जैसे घातक लड़ाकू विमान भी तैनात किए जाएंगे ताकि पलक झपकते ही आसमान से वार करके दुश्मन का सफाया किया जा सके। और राफाल इस काम में माहिर है। कई बार वो अलग अलग देशों की जंग में अपना हुनर दिखा चुका है। लीबिया, माली और इराक की लड़ाई में भी इस फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि राफाल की रफ्तार बेजोड़ है। इस लड़ाकू विमान की ताकत का कोई सानी नहीं। इसमें लगे हथियारों से दुश्मन का बचना नामुमकिन है। इस लड़ाकू विमान में जो मिसाइलें लगी हैं उनका निशाना अचूक है। फ्रांस की वायुसेना भी राफाल की ताकत को पहचानती है, इसीलिए वो अपनी नई पीढ़ी के युद्धपोत पर इसे बड़े पैमाने पर तैनात करेगी। इसके साथ ही उस पर E-2D एडवांस्ड हॉकाइज विमान, लड़ाकू हेलीकॉप्टर और ड्रोन भी तैनात किए जाएंगे। और ये सब मिलकर फ्रांस के जंगी जहाज को इतना शक्तिशाली बना देंगे कि उससे पार पाना आसान नहीं होगा। फ्रांस ने दावा किया कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाला ये युद्धपोत उसकी नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ा देगा और वो दुश्मन के किसी भी हमले का आसानी से जवाब दे पाएगी। फ्रांस ने वीडियो के जरिए अपने इस जंगी जहाज की एक झलक भी दिखाई, जिसमें पहाड़ जैसा युद्धपोत समंदर में हुंकार भरता दिखाई दिया। फ्रांस के मुताबिक ये जंगी जहाज 75,000 टन वजनी होगा, जबकि इसकी लंबाई 1,000 फीट से भी ज्यादा होगी और चौड़ाई 279 फीट होगी, जिस पर एक साथ 32 लड़ाकू विमान खड़े किए जा सकेंगे। फ्रांस ने दावा किया कि 2038 तक उसकी नौसेना में पुराने जंगी जहाजों की जगह ये नई पीढ़ी के युद्धपोत ले लेंगे। लेकिन जिस तरह से उसने इस वक्त अपने जंगी जहाज की ताकत की नुमाइश की, उसे पुतिन की धमकी का जवाब माना जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन की मदद पर भड़के पुतिन लगातार यूरोप को परमाणु हमले की चेतावनी दे रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग देशों में भारत के दूतावासों में तैनात राजदूतों के लिए एक नई पहल की शुरुआत की, जिसके तहत ये राजदूत देश के पिछड़े जिलों का दौरा करेंगे और वहां केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही विकास योजनाओं की जानकारी लेंगे। इसका आधार है केंद्र, राज्य और स्थानीय प्रशासन का टीम वर्क। पीएम की इस पहल से लंबे समय से विदेश में तैनात राजदूतों को अपने देश से जुड़ने का मौका तो मिलेगा ही, साथ ही विदेशों में भी भारत के विकास का डंका बजेगा। इस बीच खबर है कि यूक्रेन ने रूस के रिटायर्ड कर्नल ईगर गिरकिन को आतंकी घोषित कर दिया। साथ ही यह भी ऐलान कर दिया कि जो भी इस मोस्ट वांटेड को पकड़ेगा उसे $1 लाख यानी भारतीय रुपयों में करीब 82 लाख का इनाम दिया जाएगा। और वो इसलिए क्योंकि रूस के रिटायर्ड कर्नल ईगर गिरकिन ने 2014 में हुए क्राइमिया युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से रूस क्राइमिया पर कब्जा करने में कामयाब रहा था। इसलिए यूक्रेन को डर है कि कहीं 2014 की तरह फिर से कई इलाकों से हाथ धोना न पड़ जाए। लिहाजा यूक्रेन ने मोस्ट वांटेड को जल्द से जल्द पकड़ने की मुहिम छेड़ दी और इसके लिए यूक्रेन के लोगों ने क्राउड फंडिंग भी शुरू कर दी, क्योंकि वो हर हाल में ईगर गिरकिन पर जल्द शिकंजा कसना चाहते हैं। खबर है कि यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए रूस के राष्ट्रपति ने ईगर गिरकिन को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है,
जिसके बाद ईगर गिर्किन को रूसी सेना की वर्दी में भी देखा गया था। वो पहले भी रूसी सेना और रूस की सुरक्षा जांच एजेंसी FSB का हिस्सा रह चुके हैं, जिन पर मलेशिया एयरलाइंस के एक विमान पर हमला करने का आरोप लगा था। तब मलेशिया एयरलाइंस का MH17 विमान एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर जा रहा था और इस हमले में कुल 3 रूसी नागरिकों पर विमान को गिराने का आरोप लगा था, जिसमें ईगर गिर्किन भी शामिल थे। इस हादसे में 298 लोग मारे गए थे, जिनमें कई देशों के नागरिक शामिल थे। ईगर गिर्किन ने रूसी अलगाववादियों का भी समर्थन किया था और 2014 में स्लोवेन्स को डोनेस्क में भारी तबाही मचाई थी, इसलिए इन्हें स्लोवेन्स का कसाई कहा जाता है। इन्हीं आरोपों को देखते हुए यूक्रेन ने ईगर गिर्किन को आतंकवादी घोषित किया है। उधर इंडोनेशिया की राजधानी से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक मस्जिद का विशाल गुंबद आग लगने की वजह से गिर पड़ा। बताया जा रहा है कि वहां मस्जिद की मरम्मत का काम चल रहा था, तभी उसके गुंबद में आग लग गई और उस मस्जिद का विशाल गुंबद गिर गया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें गुंबद भरभरा कर नीचे गिरता दिखा, जिसके बाद वहां धूल का गुबार उठता नजर आया। इससे पहले पूरा गुंबद आग की लपटों से घिरा दिखाई दिया, जो ज्यादा देर तक मजबूती से खड़ा नहीं रह पाया और नीचे गिर पड़ा, जिससे वहां चीख पुकार मच गई। इधर पंजाब के पटियाला में डीएसपी गगनदीप सिंह भुल्लर की खुद की पिस्तौल से गोली लगने से मौत हो गई। देर रात अचानक उनके घर गोली चलने की आवाज आई, जिसकी जानकारी पड़ोसियों से मिलने के बाद जांच पड़ताल शुरू हो गई। पुलिस इस बात की छानबीन कर रही है कि गोली कैसे चली। सारे CCTV वगैरह सारा कुछ चेक कर रहे हैं। बताया गया कि डीएसपी भुल्लर को जो गोली लगी वो उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर की थी, न कि सर्विस पिस्तौल की। इधर खबर है कि हिजाब के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के बीच ईरान ने सऊदी अरब पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया और ये धमकी दे दी कि अगर उसने ये बंद नहीं किया तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। मतलब ये कि ईरान और सऊदी अरब के बीच जंग का एक नया मोर्चा खुल सकता है। जबकि पिछले कई हफ्तों से ईरान में महसा अमीनी की मौत के बाद से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। वहां के ज्यादातर शहरों में लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ आगजनी कर रहे हैं। वहीं हिजाब के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को कुचलने के लिए वहां की पुलिस ताबड़तोड़ गोलियां चला रही है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुलिस की कार्रवाई की वजह से वहां काफी संख्या में प्रदर्शनकारियों की मौत तक हो चुकी है, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन ईरान की परेशानी तब और बढ़ गई जब सऊदी अरब ने भी हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों को समर्थन देना शुरू कर दिया, जिससे ईरान भड़क गया और उसने खुलेआम सऊदी अरब को अंजाम भुगतने की धमकी दे दी। ईरान का आरोप है कि सऊदी अरब हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को भड़का रहा है, जिसकी वजह से ईरान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ईरान का आरोप है कि उसके देश के लोगों को विदेशी चैनलों के जरिए भड़काने का काम किया जा रहा है, जिन्हें सऊदी अरब से पैसे मिल रहे हैं। कुछ रोज पहले ही ईरान के एक सांसद ने विदेश मंत्रालय से उन सभी देशों के खिलाफ, खासकर सऊदी अरब पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की थी जो ईरान के खिलाफ मीडिया चैनल चला रहे हैं। असल में सऊदी अरब और ईरान के बीच काफी वक्त से तनातनी बनी हुई है, क्योंकि सऊदी अरब हमेशा से हूथी विद्रोहियों के निशाने पर रहा है। आरोप है कि हूथी विद्रोहियों को हिम्मत और हथियार ईरान से ही मिलते हैं और अब दावा किया जा रहा है कि हिजाब के खिलाफ भड़की हिंसा को सऊदी अरब हवा दे रहा है ताकि वो ईरान को घुटनों पर ला सके। उधर चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय फौज की तैयारी बढ़ाने की दिशा में एक अहम फैसला हुआ। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन का इस्तेमाल अब वायुसेना के फाइटर जेट भी कर पाएंगे और जरूरत पड़ने पर वहां से लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकेंगे। इसका फायदा यह होगा कि LAC पर पहुंचने की जरूरत हो या पाकिस्तान को जवाब देने की जरूरत पड़े, कम वक्त में भारतीय फौज के फाइटर जेट मोर्चे पर पहुंच पाएंगे। पहली बार भारत के सुखोई फाइटर जेट ने जम्मू एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरी। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर यह सुविधा शुरू होने से पहले वायुसेना के फाइटर जेट अंबाला एयरफोर्स स्टेशन का इस्तेमाल किया करते थे। आसमां के डराए हुए हैं, आसमां के डराए हुए हैं, रोशनी के जलाए हुए हैं। सौबात की एक बात कही यकीन ने, आग से है हवाओं को दहशत, हम यूं दीपक बुझाए हुए हैं। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त फिर होगा सौबात की एक बात का।